तो चलो मैंने कहा बोर्ड पे देखना, हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 साइंस का पढ़ रहे थे, क्या? एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन टेक्निक। ठीक है, ऑलरेडी आई थिंक हम लोग इसकी 3 क्लास ले चुके हैं। आज हमारा क्या है, क्लास 4th है इसका, और आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट, जहां हमें बात करनी मिक्सचर क्या है। आई थिंक वो हमारा हो गया है ना। और उसके अलावा भी चैप्टर बहुत कुछ था, सिर्फ मिक्सचर नहीं था। कल हमने क्या क्या पढ़ा था? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा था, सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होता है उसकी सॉल्युबिलिटी पढ़ी थी, वो सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर और प्रेशर के चेंज होने से कैसे कैसे चेंज होती है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ये भी हमने कल पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि जो मिक्सचर होते हैं, और देखो मिक्सचर की हमने बात करी थी कि मिक्सचर को फिजिकल मेथड से सेपरेट किया जा सकता है। मिक्सचर को सेपरेट किया जाता है मतलब मिक्सचर जिन कॉन्स्टिट्यूट से मिला है उन कॉन्स्टिट्यूट को अलग किया जा सकता है बाय वेरियस डिफरेंट फिजिकल मेथड। तो आज वही हमने पढ़ना है कि कैसे कैसे मिक्सचर हैं और अलग अलग मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए जो सेपरेशन टेक्निक है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। तो बात कर रहे हैं बेटा, तो जो इसको भी हम 3 हिस्सों में बांटेंगे। तो जो पहला हिस्सा है वहां हम बात कर रहे हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड्स, कि अगर मिक्सचर क्या है, 2 सॉलिड का मिक्सचर है तो उनको कैसे सेपरेट करना है। और 2 सॉलिड के मिक्सचर को सेपरेट करने की अपने पास 3 टेक्निक है। मतलब आपके सिलेबस में कम से कम 3 डिस्कस किया है। ऑब्वियस सी बात है ज्यादा ही होती होंगी, बट ठीक है, हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर हम बात कर रहे हैं किसको, मिक्सचर को सेपरेट करने की, तो इसको अपने दिमाग में थोड़ा इस तरह से समझना कि सबसे पहले हम क्या बढ़ा रहे हैं आपको, जब हम मिक्सचर का सेपरेशन कर रहे हैं, बट कब, जब मिक्सचर किसका है, 2 सॉलिड का। अगर मिक्सचर 2 सॉलिड का है तब हम बात कर रहे हैं कि उनको कैसे सेपरेट किया जाएगा। और यहां हमको 3 टेक्निक डिस्कस करनी है। क्या करनी है? 3 टेक्निक डिस्कस करनी है। पहला है सुटेबल सॉल्वेंट मेथड। अब जो सुटेबल सॉल्वेंट मेथड है किसके लिए इस्तेमाल होगा, एक ऐसा मिक्सचर जो किसका मिक्सचर है, 2 सॉलिड का है। इसी प्रकार से 2 सॉलिड के कुछ मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए एक टेक्निक लगती है, दैट इज सब्लिमेशन। और कुछ जो मिक्सचर होते हैं 2 सॉलिड के, उनको सेपरेट करने के लिए एक टेक्निक होती है, क्या, मैग्नेटिक मेथड। क्या होता है? मैग्नेटिक मेथड। ठीक है, चल ठीक है, आई थिंक ये दिख रहा था, मैं बड़ा कर देना चाहिए था। चल आगे चलेंगे, एक एक करके करेंगे। तो फिलहाल हमारा टॉपिक क्या है, वी आर डिस्कसिंग हाउ वी कैन सेपरेट मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड। और उसमें भी सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कौन सा मेथड, सुटेबल सॉल्वेंट मेथड। कि सुटेबल सॉल्वेंट मेथड का इस्तेमाल कब किया जाएगा 2 सॉलिड के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। तो इसका सिद्धांत, इसका प्रिंसिपल कब है कि सुटेबल सॉल्वेंट मेथड, ये सबको समझ आ गया, किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, 2 सॉलिड के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए किया जाता है। बट उसमें भी देखना पड़ेगा ना कि कौन 2, कैसे 2 सॉलिड हैं या कैसे 2 सॉलिड का मिक्सचर है, तब हम इस्तेमाल करेंगे क्या, सुटेबल सॉल्वेंट मेथड। अब समझना है इस बात को, अगर आपके 2 सॉलिड, दैट इज मान लीजिए सॉलिड फर्स्ट और एक कोई सॉलिड सेकंड के मिलने से एक मिक्सचर बना, और हम सुटेबल सॉल्वेंट मेथड के लिए बेटा तब जाएंगे, इसका सिद्धांत कहता है जब इन 2 सॉलिड के मिक्सचर में से दोनों सॉलिड की जो सॉल्युबिलिटी है वो किसी लिक्विड में क्या है, अलग अलग हो। क्या हो? अलग अलग हो। क्या हो? अलग अलग हो। क्यों? मतलब किसी लिक्विड में हो सकता है कि सॉलिड 1 डिसॉल्व होता है बट वहीं सॉलिड 2 नहीं होता है। अगर ऐसे 2 सॉलिड हैं, अगर ऐसे 2 सॉलिड हैं जहां हमें क्या दिख रहा है, उन दोनों की सॉल्युबिलिटी किसी लिक्विड में क्या है, अलग अलग है, कि किसी लिक्विड में 2 में से एक सॉल्युबल है तो दूसरा सॉल्युबल नहीं है। अगर ऐसी स्थिति है 2 सॉलिड के मिक्सचर में, इन दैट केस वी कैन गो फॉर सुटेबल सॉल्वेंट मेथड। सुटेबल सॉल्वेंट मेथड, तो यही इसका सिद्धांत है, 1 कंपोनेंट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट व्हाइल द अदर डज नॉट। सुटेबल सॉल्वेंट मेथड कब यूज किया जाएगा, जब 2 सॉलिड के मिक्सचर में से एक सॉलिड क्या है, किसी सॉल्यूवेंट में सॉल्युबल है बट वहीं दूसरा उसमें सॉल्युबल नहीं है।
अगर ऐसी स्थिति है तो हम जाएंगे किसके लिए, सुटेबल सॉल्वेंट मेथड। उदाहरण देते हैं, आपको समझ आएगा, उदाहरण से आपको समझ आएगा। जैसे कि देखिए कि आपके पास दो सॉलिड का मिक्सचर था, उनमें से एक सॉलिड है शुगर, और शुगर को हमने मिलाया किसके साथ, सैंड के साथ। तो पहले तो बताओ कैसा मिक्सचर है, दो सॉलिड का मिक्सचर है, शुगर भी सॉलिड है और सैंड भी सॉलिड है। अब मैं क्या पाता हूं कि एक लिक्विड है वाटर, जिसमें शुगर जो है वो वाटर में क्या है, सॉल्युबल है, हाँ है, बट वहीं इस वाटर में जो दूसरा सॉलिड मिक्सचर में है वो सॉल्युबल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, सुटेबल सॉल्वेंट मेथड लगा सकते हैं। अब जो करेंगे क्या, कैसे सेपरेट करेंगे, देखो अभी आपको एग्जांपल समझ आ जाएगा। एक शुगर था, सैंड था मिक्सचर में, और हम देख रहे हैं कि पहली बात तो मिक्सचर किसका था, दो सॉलिड का था। उसमें से मैंने पाया कि एक ऐसा मेरे पास लिक्विड मौजूद है जिसमें इन दो सॉलिड में से जो शुगर है वो तो सॉल्युबल है, बट दूसरा जो सॉलिड सैंड है मिक्सचर में वो सॉल्युबल नहीं है। अब यहां कैसे लगा रहे हैं सुटेबल सॉल्वेंट मेथड, और इनके लिए जो सुटेबल सॉल्वेंट है वो कौन है, वाटर ही वो सुटेबल सॉल्वेंट है जिसमें एक डिसॉल्वेबल है, दूसरा डिसॉल्वेबल नहीं है। अब कैसे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे फायदा उठा रहे हैं इस चीज का। अब हम क्या करेंगे, शुगर और सैंड का जो मिक्सचर है उसको क्या करेंगे, उसमें वाटर ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे, वाटर ऐड कर, अगले बनने वाले हैं कि नहीं। आपके पास मिक्सचर किसका था, उस मिक्सचर में क्या है, एक सॉलिड शुगर था, दूसरा क्या था, सैंड था, क्या था, और हमने इसमें क्या ऐड किया, वाटर ऐड किया। अब वाटर ऐड करने से आप जान रहे क्या होगा कि शुगर जो है वो तो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, बट सैंड वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। अब चीनी जो है वो पानी में घुल चुकी होगी, और रेता जो है इसमें वो पानी में डिसॉल्व नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, उसमें फिल्टर पेपर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अब हम क्या करेंगे, जब फिल्टर पेपर लगाएंगे अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें पलटेंगे। अब इसको इसमें पलटेंगे, पलटने से क्या होगा कि जो पानी में शुगर घुला हुआ था वो तो फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा, और नीचे आपको किसका मिक्सचर मिलेगा, वाटर शुगर का, है कि नहीं, वाटर और शुगर का मिक्सचर मिलेगा। और यहां जो फिल्टर पेपर है इससे सैंड पास हो नहीं पाएगा, और जो सैंड है वो फिल्टर पेपर पे रुक जाएगा, और इससे कम से कम क्या हो गया, सैंड तो अलग हो गया। बच्चा कहे भाई हमें चीनी भी अलग करनी थी, तो मेरे भाई इस बर्तन को क्या कर, गर्म कर, क्या कर, हीट कर। हीट करने से क्या होगा, पानी इवोपरेट हो जाएगा और चीनी वहीं की वहीं रह जाएगी। और देखो इस तरह से तुमने क्या किया, शुगर और सैंड का जो मिक्सचर था उसको सेपरेट किया। कैसा मिक्सचर था, दो सॉलिड्स का मिक्सचर था। कौन सी टेक्निक लगाई, सुटेबल सॉल्वेंट मेथड। और समझ आ रहा है कि सुटेबल सॉल्वेंट मेथड कब लगेगा, जब दो सॉलिड के मिक्सचर में से एक सॉलिड वहां किसी एक लिक्विड में सॉल्युबल है और दूसरा उसमें सॉल्युबल नहीं है। और सैंड और शुगर के केस में वो सुटेबल लिक्विड कौन था, या वो सुटेबल सॉल्वेंट कौन था, वाटर ही था, क्योंकि वाटर में एक डिसॉल्युबल था दूसरा नहीं था। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा कि कैसे काम करता है सुटेबल सॉल्वेंट मेथड। अब किसके लिए लगा, दो सॉलिड के मिक्सचर के लिए लगा, जहां दो सॉलिड में से एक सॉलिड सॉल्वेंट में डिसॉल्युबल था और दूसरा सॉल्युबल नहीं था। ठीक है, अच्छा अब जैसे यहां देखो तो शुगर एंड सैंड का तो मैंने आपको बता दिया है ना, और शुगर और सैंड के मिक्सचर के लिए जो सुटेबल सॉल्वेंट है वो सुटेबल सॉल्वेंट कौन है, वाटर ही सुटेबल सॉल्वेंट, क्योंकि वाटर में घुलता है दूसरा नहीं घुलता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। इसी प्रकार से देखो शुगर और सैंड के लिए सुटेबल सॉल्वेंट कौन है, वाटर। अगर मिक्सचर सॉल्ट और सैंड का होता तो भी सुटेबल सॉल्वेंट कौन है, वाटर। नहीं, पहले देखो मिक्सचर किसका है, सॉल्ट और सैंड, दोनों क्या है, सॉलिड। कौन से मेथड से सेपरेट कर सकते हो इसको भी आप सुटेबल सॉल्वेंट मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। और वो सुटेबल सॉल्वेंट कौन है, सुटेबल सॉल्वेंट का मतलब है वो सॉल्वेंट या वो लिक्विड जिसमें एक सॉलिड डिसॉल्व हो दूसरा ना हो।
और सैंड और सॉल्ट के केस में भी वो सुटेबल सॉल्वेंट कौन है बेटा, वो वाटर ही है, क्योंकि वाटर जब डालोगे तो सैंड डिसॉल्व नहीं होगा और सॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगा। और फिर वही कारनामा कि जब इससे पास करोगे तो फिल्टर पेपर सैंड रुक जाएगा और नमक पानी के साथ नीचे चला जाएगा। अगले स्टेप में आप उसको हीट करेंगे, हीट से पानी इवोपरेट होगा और सॉल्ट वहीं बच जाए, और इस तरह से सॉल्ट और सैंड भी अलग हो जाएगा। इसको देखो, अगर आपका मिक्सचर किसका है, शुगर और सॉल्ट का है, अब कैसे करोगे? अब आपका मिक्सचर किसका है, अब आपका मिक्सचर उसमें एक सॉलिड है शुगर और दूसरा सॉलिड है सॉल्ट। तो देखो मिक्सचर तो दो सॉलिड का ही है, तो क्या इस बार वो सुटेबल सॉल्वेंट वाटर है? नहीं है, क्योंकि अब वाटर डालेंगे तो वाटर में शुगर भी घुल जाएगा और सॉल्ट भी घुल जाएगा। अब फिल्टर पेपर क्या रुके, कुछ नहीं, वो नमक पानी, नमक चीनी पानी सब फिल्टर पेपर से नहीं चला जाएगा। तो इस केस में सुटेबल सॉल्वेंट वाटर नहीं है। सुटेबल सॉल्वेंट कौन, जिनमें दो सॉलिड जो मिक्सचर में मौजूद है उनमें से एक डिसॉल्व हो और दूसरा डिसॉल्व ना हो, ऐसा सॉल्वेंट क्या कहलाता है, सुटेबल सॉल्वेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, सुटेबल सॉल्वेंट कहलाता है। क्लियर दोस्तों? तो फिर यहां क्या सुटेबल सॉल्वेंट, एल्कोहल। यहां सुटेबल सॉल्वेंट क्या है, एल्कोहल है। क्या है, एल्कोहल। एल्कोहल जानते ना, दैट इज दारू, अगर थोड़ा सा हिंदी में बोला जाए, ठीक है। तो सुटेबल सॉल्वेंट बेटा यहां क्या है, एल्कोहल। क्या है, एल्कोहल है। क्या है, एल्कोहल, ठीक है। अब एल्कोहल जब डालेंगे तो क्या होगा बताओ, तो क्या होगा, शुगर एल्कोहल में घुल जाएगी बट नमक नहीं घुलेगा, नमक नहीं घुलेगा। याद रखना इन दोनों के लिए सुटेबल सॉल्वेंट कौन है, एल्कोहल है। और एल्कोहल में याद रखना, एल्कोहल में शुगर डिसॉल्व होगी, ये डिसॉल्व होगा बट सॉल्ट डिसॉल्व नहीं होगा, सॉल्ट डिसॉल्व नहीं होगा। और फिर कहानी क्या है, वही है कि जब तुमने शुगर और सॉल्ट के सॉल्यूशन में क्या मिला दोगे, तुम मिला दोगे इसमें क्या, एल्कोहल। क्या मिला दोगे, एल्कोहल। एल्कोहल मिलाने से क्या होगा, शुगर तो इसमें डिसॉल्व हो जाएगी बट सॉल्ट इसमें डिसॉल्व नहीं होगी। फिर अगला स्टेप क्या होगा, आप इसको क्या करेंगे, फिल्टर पेपर से पास कराएंगे। तो जो शुगर वहां एल्कोहल में डिसॉल्व है वो एल्कोहल के साथ फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा। सॉल्ट क्या होगा, फिल्टर पेपर पे अलग हो जाएगा। और अगेन आप इसको जब हीट करेंगे, और याद कर लो एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है, 78 डिग्री सेल्सियस। जब आप उसको बॉईल करेंगे 78 डिग्री सेल्सियस पे तो एल्कोहल उड़ जाएगा और सॉल्ट की शुगर, सॉल्ट तो पहले मिल चुका है फिल्टर पेपर, शुगर आपको बीकर पे नीचे मिल जाएगा। किसकी फॉर्म में, ऑब्वियस सी बात है क्रिस्टल की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, क्रिस्टल की फॉर्म में। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? चल बात करेंगे तीसरा, देखो सल्फर और सैंड। सल्फर इज आल्सो सॉलिड, सैंड इज आल्सो सॉलिड। अब सल्फर और सैंड जब आप मिलाएंगे तो दो मिक्सचर किसका है, दो सॉलिड का ही है। और यहां हमने एक चीज देखा कि एक ऐसा सॉल्वेंट था जिसमें सल्फर डिसॉल्व हो रहा है और सैंड डिसॉल्व नहीं हो रहा है, और वो जो सॉल्वेंट था वो था कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड। अब कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर तो डिसॉल्व हो जाता है बट सैंड डिसॉल्व नहीं होता है। तो इन दोनों मिक्सचर के लिए सुटेबल सॉल्वेंट मेथड यूज किया जा सकता है, क्योंकि सुटेबल सॉल्वेंट मेथड का प्रिंसिपल कब क्या क्या कहता है, सुटेबल सॉल्वेंट मेथड तब यूज होगा जब दो सॉलिड के मिक्सचर में से एक सॉलिड किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्वेबल है और वहीं दूसरा डिसॉल्वेबल या सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, तो याद रहेगा सल्फर और सैंड के केस में जो सुटेबल सॉल्वेंट मेथड लगाया जा सकता है, बिकॉज यहाँ एक सुटेबल सॉल्वेंट है जिसमें सल्फर तो डिसॉल्व हो रहा है बट सैंड डिसॉल्व नहीं होगा, और वो है कौन, कार्बन डाइसल्फाइड। कौन है वो, कार्बन डाइसल्फाइड। याद रहेगा। चलिए, मुझे लगता है पहला मेथड आपको समझ आया होगा। सुटेबल सॉल्वेंट मेथड में हम कैसे दो सॉलिड के मिक्सचर को सेपरेट कर रहे हैं, बट उसका सिद्धांत याद रखना। सुटेबल सॉल्वेंट मेथड कब इस्तेमाल हो रहा है भाई,
सुटेबल सॉल्वेंट मेथड तब इस्तेमाल हो रहा है जब दो सॉलिड के मिक्सचर में से एक सॉलिड किसी सॉल्वेंट में सॉल्युबल है बट वहीं दूसरा सॉल्युबल नहीं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। चलो अब आगे, ये मैंने आई थिंक आपको बताई दी, ये पन्ना मुझे पहले खोल देना चाहिए था बट कोई दिक्कत नहीं, आई थिंक ये मैंने आपको बता ही दिया कि सेपरेशन बाय सुटेबल सॉल्वेंट मेथड में यही तो हो रहा है कि नहीं। जैसे सैंड और कॉमन सॉल्ट मिलाया तो सुटेबल सॉल्वेंट क्या था, वाटर, वाटर मिलाया, वाटर मिलाने से क्या होगा, चीनी जो सॉल्ट है वो तो घुल जाएगा, सैंड नहीं घुलेगा। फिर क्या किया, फिल्टर पेपर से पास किया, फिल्टर पेपर पास करने पे क्या होगा, सॉल्ट का जो सॉल्यूशन है वो तो पानी के साथ नीचे जाएगा फिल्टर पेपर से बट ऊपर रेता जमा हो जाएगा। और अगले स्टेप में क्या करोगे, जो सॉल्ट का सॉल्यूशन उसको हीट करेंगे, पानी उड़ जाएगा और कॉमन सॉल्ट अलग हो जाएगा और फिल्टर पेपर पहले से ही सैंड अलग पहले ही हो चुका था, है कि नहीं। चलो तो समझ आ रहा होगा ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। आगे चलेंगे। दूसरा मेथड देखिए बेटा, दूसरा मेथड है सब्लिमेशन मेथड। दो सॉलिड के कुछ, मैंने कहा हर सॉलिड के लिए ऐसा होगा बट कुछ ऐसे मिक्सचर जो किनके हैं, दो सॉलिड के हैं, उनको सेपरेट करने के लिए एक मेथड और है या एक मेथड और इस्तेमाल किया जा सकता है, वो मेथड है सब्लिमेशन मेथड। क्या, सब्लिमेशन मेथड। पहले आपको सब्लिमेशन समझना पड़ेगा कि सब्लिमेशन होता है। देखो आमतौर पे क्या होता है, जब आप एक सॉलिड को आमतौर पे जब हीट करते हैं तो एक हीट करने पे एक सॉलिड क्या होता है, लिक्विड बनता है। क्या बनता है, लिक्विड बनता है। और वही लिक्विड को आमतौर पे कूल करने पे क्या बनता है, सॉलिड बनता है। क्या बनता है, सॉलिड बनता है। सॉलिड को हीट करने पे लिक्विड बनता है, दैट इज मेल्टिंग। और लिक्विड को कूल करने पे सॉलिड बनता है, दैट इज कंडेंसेशन, है ना। आमतौर पे ये होता है। बट इस नेचर में कुछ ऐसे भी सब्सटेंस हैं जहां उस सब्सटेंस की सॉलिड फॉर्म को जब क्या करते हैं, हीट करते हैं। क्या करते हैं, हीट करते हैं। अच्छा तुम्हें पता है लिक्विड को हीट करेंगे तो क्या होगा, तब गैस बनता है। तब मैं लिख देता हूं, लिक्विड को अगर हम क्या करेंगे, हीट करेंगे तो फिर गैस बनता है, और गैस को अगर हम कूल करेंगे तो लिक्विड बनता है। आमतौर पे यही होता है कि सॉलिड को हीट करेंगे तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को हीट करेंगे तो गैस बनेगा, गैस को कूल करेंगे लिक्विड बनेगा, दैट इज फ्रीजिंग, और लिक्विड को कूल करेंगे तो सॉलिड बनता है, दैट इज कंडेंसेशन। बट कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जहां अगर हम सॉलिड को हीट करते हैं तो सॉलिड बिना लिक्विड में तब्दील हुए सीधा सीधा किस में बदल जाता है, गैस में। किस बदल जाता है, गैस में। और इस प्रोसेस को कहते हैं क्या, सब्लिमेशन। क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। जैसे कि कपूर को जब हीट किया जाता है तो कपूर जो सॉलिड होता है, अंग्रेजी में उसको कैम्फर कहते हैं। क्या कहते हैं, कैम्फर, कपूर, है ना, पूजा में इस्तेमाल होता है ना। तो जो कपूर है कैम्फर, जब उसको आप हीट करते हैं तो क्या होता है, सॉलिड होता है, और हीट करने में सीधा गैस बन के उड़ जाता है कि नहीं। क्या लिक्विड बनता है बीच में, वो भी नहीं बनता। तो हम क्या कहेंगे, ये क्या हुआ, कपूर कैम्फर का सब्लिमेशन हुआ। तो कुछ सब्सटेंस सब्लिमेट होते हैं। क्या होते हैं, सब्लिमेट होते हैं। सब्लिमेट होने का मतलब होता है उसको जब सॉलिड फॉर्म में हीट करते हैं तो बिना लिक्विड में तब्दील हुए सीधा गैस में बदलते हैं। और इसी प्रकार से अगर उसको गैसियस फॉर्म से क्या किया जाए, कूल किया जाए, तो गैसियस फॉर्म से जब उन सब्सटेंस को कूल करते हैं तो वो सीधा सॉलिड बनते हैं। क्या बनते हैं, सॉलिड बनते हैं। और इस प्रोसेस को कहते हैं क्या, सब्लिमेशन। क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। अ प्रोसेस इन विच a solid is when heated it is directly changed to the gas, or similarly when the gas is cooled it is directly changed to the solid, and this process is called sublimation। तो sublimation समझ आया। और तुमको ये भी समझ आया कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो सब्लिमेट करते हैं। सब्लिमेट करने का मतलब है कि हीट करने पे सीधा गैस, और गैस फॉर्म में उसको कूल करने पे सीधा सॉलिड के फॉर्म में आ जाते हैं। इसे कहते हैं क्या, सब्लिमेशन। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस है जो सब्लिमेट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको कपूर का नाम दिया है ना, कैम्फर। कैम्फर इज अमोनियम क्लोराइड। एक्चुअल में जो कैम्फर आप कपूर कह रहे हो वो केमिकली क्या है, अमोनियम क्लोराइड। आयोडीन जो है वो भी क्या होता है, सब्लिमेट होता है। क्या होता है, सब्लिमेट होता है। कैम्फर मैंने आपको बोल ही दिया है ना। अच्छा मेरे को लगता है मैं गलत कर दिया क्या, अमोनियम क्लोराइड आई थिंक अलग हो गया, कैम्फर अलग होगा। मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे लगता है कि कैम्फर इज अमोनियम क्लोराइड। हम इसको वेरीफाई कर लेंगे
ये क्या पता दोनों अलग अलग हैं और क्या पता, मेरे हिसाब से अलग नहीं थे। ठीक है, कैम्फर मैंने बता दिया, कपूर हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, आयोडीन हो गया, नैफ्थलीन बोल दैट इज कपूर की जो गोलियां आपने देखी होंगी जो कपड़े ऊपर में डाली जाती है, तो देखो हम बड़ा सा डालते हैं, क्या होता है धीरे धीरे छोटे हो जाते हैं, उसको हीट मिलता है सराउंडिंग से, और हीट होने पे क्या होता है वो सॉलिड से सीधा गैस बन के उड़ जाता है ना। और जहां तुम कपड़े रखते हो खोलते हो तो वहां स्मेल आता है उसका, क्यों, वो सॉलिड से सीधा सीधा क्या बन रहा है, गैस बन के वहां पर मौजूद होता है। ठीक है, और अगर उस गैस को आप ठंडा करेंगे ना तो तुरंत सॉलिड भी हो जम भी जाए। ठीक है, ठीक है, तो ये कुछ सब्सटेंस क्या है जो सब्लिमेट होते हैं। तो सब्लिमेशन समझ आ गया क्या है, सब्लिमेशन द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड चेंज डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग एंड वेपर चेंज बैक इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग, दैट इज सब्लिमेशन। वो कौन कौन से सब्सटेंस है जो सब्लिमेट करते हैं मैंने आपको बता दिया। अब तुमको कम से कम ये समझ आ गया कि कुछ सॉलिड ऐसे हैं या कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो सब्लिमेट करते हैं। अब इसका फायदा उठा रहे हैं हम किसमें, अपनी सेकंड टेक्निक में जिसका नाम रखा गया है सेपरेशन बाय सब्लिमेशन। उदाहरण से समझाता हूं, देखो अगर मेरे पास एक मिक्सचर है किसका, अमोनियम क्लोराइड का, किसका, अमोनियम क्लोराइड का, और वो मिक्स है एक दूसरे सॉलिड के साथ, क्या, सॉल्ट के साथ। तो देखो पहले तो मैंने क्या देखा, मिक्सचर किसका है, अगेन दो सॉलिड का है, क्या है, दो सॉलिड का है। वो दो सॉलिड कौन है, एक अमोनियम क्लोराइड, जो पढ़ते ही मुझे समझ आया कि अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा सॉलिड है जो सब्लिमेट करता है, जो सब्लिमेट हो जाता है, और वही एक सब्सटेंस क्या है वहां, कॉमन सॉल्ट, जो सब्लिमेट नहीं होता है। तो सब्लिमेशन मेथड का प्रिंसिपल ही यही है कि दो सॉलिड का मिक्सचर में अगर एक ऐसा सॉलिड मौजूद है जो सब्लिमेट होता है और दूसरा ऐसा सॉलिड मौजूद जो सब्लिमेट नहीं होता है, तो उनको सेपरेट करने के लिए हम सब्लिमेशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, समझ आ नहीं आ रहा। ठीक है, जैसे यहां देखो ये जो अमोनियम क्लोराइड है दैट इज आई थिंक NH4Cl, केमिकल फॉर्मूला इसका होता है अमोनियम क्लोराइड। अब जो मिक्सचर है किसका, अमोनियम क्लोराइड का और कॉमन सॉल्ट का, इसमें आपने देखा कि अमोनियम क्लोराइड क्या हो सकता है, सब्लिमेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सब्लिमेट हो जाएगा, और वही जो कॉमन सॉल्ट है वो सब्लिमेट नहीं होगा। तो अब इसको सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, सब्लिमेशन मेथड। कैसे करते हैं, यहां देखो कि तुमने क्या किया, दिख रहा है कि जो मेरा मिक्सचर था किसका, सैंड और सॉल्ट हटा देते हैं यहां से। अच्छा हमारे केस में क्या था, सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड, हम सिर्फ दो का ही रखते हैं, हम क्या करते हैं, सिर्फ दो का ही रखते हैं। जैसे हमारे केस में मिक्सचर किसका है, सैंड हटा देते हैं यहां से, हमारे केस में मिक्सचर है सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड। तो क्या किया, किसी बंदे ने हमें क्या किया, एक मिक्सचर दिया जिसमें हमने देखा कि मिक्सचर में कौन है, एक सॉलिड सॉल्ट है और दूसरा सॉल्ट, और दूसरा जो सॉलिड है वो क्या है, अमोनियम क्लोराइड है। अब फिर हमने देखा यार यहाँ तो क्या है कि अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो सब्लिमेट हो जाता है। तो हमने क्या किया, एक बर्तन लिया जिसको कहते हैं चाइना डिश, क्या कहते हैं, चाइना डिश, जिससे आपकी कप वगैरह, कप प्लेट वगैरह बनी होती है ना, एक मट्टी होती है चाइना डिश, मतलब मट्टी होती है उससे जो बर्तन बनते हैं दैट इज चाइना डिश। और जैसे अगर पूछेंगे कैसा होता है, जैसे आपके घर में जो कप नहीं होते, हाँ भाई सुन ले इधर, जो कप होते हैं वो किसके होते हैं, वो है एक्चुअली चाइना डिश मटीरियल। ठीक है, अच्छा अब एक चाइना डिश में हमने क्या लिया, अपना जो मिक्सचर था किसका, सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का लिया। अब हम जान रहे हैं कि देखो अब हमने उसे क्या करना है, एक बर्नर पे रखा, किस पे रखा, एक बर्नर पे रखा। अब और देखो इस फ्लास्क को उल्टा उसके ऊपर रख दिया, फ्लास्क को उसके ऊपर उल्टा रख दिया, और फ्लास्क के ऊपर एक कॉटन लगा रहे, क्या लगा रखी है, कॉटन। और एक कॉटन मान लीजिए ठंडा रहेगा, क्या रहेगा, ठंडा रहेगा। ठीक है, अब जैसे ही तुम इसको हीट करोगे क्या होगा, सॉल्ट तो सॉलिड ही रहेगा, बट हीट करने पे अमोनियम क्लोराइड का क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, सब्लिमेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही हीट होगा क्या बनेगा, वो गैस बनेगा, क्या बनेगा, गैस। और गैस बन के कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। ऊपर क्या लगा रखा है, कॉटन लगा रखा है, क्या लगा रखा है, कॉटन। और जैसे ही अब बताओ, पहले जैसे को हीट किया तो हीट होने से क्या हुआ, बना वेपर बना, क्या हुआ, सब्लिमेशन हुआ। बट जैसे ही गैस बन के ऊपर ठंडे के कांटेक्ट में आएगा, वापस क्या होगा, गैस से सॉलिड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। नहीं समझे खुशी कुमारी, आपने यहां को हीट किया तो हीट करने पे क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड चूंकि सब्लिमेट होता है
वो क्या बनेगा, वो वेपर बनेगा और वेपर बन के कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। ऊपर आपने क्या लगा रखा है, कॉटन लगा रखा है, और कॉटन ठंडा है। और सब्लिमेशन में क्या होता है, हीट करने पे सॉलिड से गैस और कूल करने पे गैस से सीधा सॉलिड, और ऊपर जाके फिर सब्लिमेट होगा। बट इस बार क्या होगा, गैस से सॉलिड बन जाएगा। और इस तरह से क्या होगा कि सारा का सारा अमोनियम क्लोराइड, जो कि मेरे हिसाब से कैम्फर ही है, कपूर ही है, वो क्या होगा, सब्लिमेट करेगा, वेपर बनेगा, ऊपर जाके ठंडा होकर फिर सब्लिमेट करेगा और वेपर से वापस से सॉलिड हो जाएगा। और इससे क्या होगा, सारा का सारा अमोनियम क्लोराइड ऊपर इकट्ठा हो जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा, सैंड बच जाएगी। क्या बच जाएगी, सैंड बच जाएगी। अब आपको समझ आ रहा है कि सब्लिमेशन मेथड कब यूज करना है। पहले तो मोटा मोटा बोलो कि सब्लिमेशन मेथड कब यूज हो रहा है, जब मिक्सचर किसका है, दो सॉलिड का। बट कैसे दो सॉलिड का, जिसमें से एक सॉलिड सब्लिमेट होता हो, तब आप सब्लिमेशन टेक्निक के लिए जा सकते हैं। ठीक है, इस केस में सुटेबल सॉल्वेंट मेथड लगा सकते थे, नहीं लगा सकते थे, क्यों, ऐसा कोई सुटेबल सॉल्वेंट मिल ही नहीं रहा है जिसमें एक डिसॉल्व होता हो और दूसरा डिसॉल्व नहीं होता है। बट हमने यहाँ क्या लगाया फिर, सब्लिमेशन टेक्निक। क्यों, क्योंकि देखा कि एक सब्सटेंस सब्लिमेट होता है और दूसरा सब्लिमेट नहीं होता। समझ आया कि नहीं आया, बताओ। ठीक है, तो जैसे इस मेथड का इस्तेमाल कब कर सकते हैं, जैसे मिक्सचर किसका था, अमोनियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट का, तब यूज कर सकते हैं। क्यों, उसमें अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेट हो रहा है, कॉमन सॉल्ट सब्लिमेट नहीं हो रहा। अगर इसी प्रकार से सॉल्यूशन किसका हो या मिक्सचर किसका हो, आयोडीन और सैंड का, तो भी हम कौन सा मेथड लगाएंगे, सब्लिमेशन मेथड। बिकॉज आयोडीन क्या होगा, सब्लिमेट हो जाएगा और सैंड नहीं होगा। इसी प्रकार से कैम्फर और कोई तरह की इंप्योरिटी सॉलिड होगी तो वहां भी सब्लिमेशन मेथड लगाया जा सकता है। ठीक है, और नैप्थलीन बोल हो और उसके साथ कोई दूसरा ऐसा सॉलिड जो सब्लिमेट नहीं होता है, तब भी आप क्या कर सकते हैं, सब्लिमेशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े क्या, चल ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। चलो इधर आ जाइए, अब बात कर रहे हैं तीसरा टेक्निक। ये तीसरा टेक्निक भी बेटा किसके लिए है, जब मिक्सचर किसका है, दो सॉलिड का। और तीसरे टेक्निक का नाम है बेटा मैग्नेटिक मेथड। क्या है, मैग्नेटिक मेथड। और आई थिंक आप इतना समझ ही रहे होंगे कि ये मेथड कब यूज होगा, कि जब हम दो सॉलिड के सब्सटेंस को सेपरेट करना चाह रहे हैं और उसमें से एक सब्सटेंस क्या करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होल्ड करता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होल्ड करता है मतलब अगर वो मैग्नेट के कांटेक्ट में आता है तो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, और देखो उसका प्रिंसिपल वही है कि मैग्नेटिक सब्सटेंस आर अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट व्हाइल नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस आर नॉट। कि अगर एक सॉलिड, दो सॉलिड के मिक्सचर में एक सॉलिड क्या है, मैग्नेटिक है और दूसरा नॉन मैग्नेटिक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर एक मैग्नेट लेके आओ तो क्या होगा, उस सॉलिड, उस मिक्सचर में जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस वहीं का वहीं रह जाएगा। और इस तरह से दो सॉलिड को हम सेपरेट कर सकते हैं। बट उसमें एक शर्त यह है कि जिन दो सॉलिड का मिक्सचर है उनमें से एक मैग्नेटिक होना चाहिए, दूसरा नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए। अब दोनों ही मैग्नेटिक हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों ही चिपक जाएंगे, फिर क्या सेपरेट किया। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, इस सेपरेशन बाय मैग्नेटिक मेथड कैसे करना है और कब करना है। एग्जांपल देखो, जैसे उसने कहा कि अगर अपने पास एक मिक्सचर है किसका, आयरन फिलिंग। आयरन फिलिंग मतलब आयरन के पाउडर या आयरन के छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स पीसीज है छोटे, और किसके साथ, सल्फर पाउडर के साथ। अब किसका मिक्सचर है बताओ, दो सॉलिड का मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है, दो सॉलिड का मिक्सचर है। बट तुम क्या देख रहे हो कि उन दो सॉलिड के मिक्सचर में से जो आयरन फिलिंग्स है दैट इज मैग्नेटिक इन नेचर, इट विल अट्रैक्ट टुवर्ड द मैग्नेट। बट वहीं जो दूसरा सॉलिड सल्फर पाउडर है वो कैसा है, वो नॉन मैग्नेटिक है। क्या है वो, नॉन मैग्नेटिक है, वो मैग्नेटिक अट्रैक्ट नहीं होगा। और तुम जान रहे हो कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, बोलो बेटा, मैग्नेटिक मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो ये लिखा है कि हमारे पास ये मिक्सचर था, इसमें क्या है, आयरन फिलिंग्स हैं जो कि क्या है, एक मैग्नेटिक मटेरियल है या सब्सटेंस है। दूसरे देखो इसमें क्या है, सैंड है, सैंड की जगह सल्फर भी हो सकता था। ठीक है, इससे कंफ्यूज तो नहीं भाई। यहाँ एग्जांपल में मैंने आयरन फिलिंग और सल्फर पाउडर बोला, अरे आयरन फिलिंग और सैंड होता तो भी आप मैग्नेटिक मेथड के लिए ही जाएंगे। क्यों, क्योंकि वहां आयरन फिलिंग क्या है, मैग्नेटिक मेथड, और सैंड
क्या है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, है ना। जैसे आयरन फिलिंग और सल्फर के पाउडर होता है, वैसे ही आयरन फिलिंग और सैंड के लिए होगा, और वैसे ही आयरन फिलिंग और कार्बन पाउडर के लिए भी होगा, है ना। स्थिति तो वही है कि आयरन फिलिंग क्या है, तीनों केसों में मैग्नेटिक सब्सटेंस है। बाकी जो दूसरा है, एक केस में सल्फर पाउडर, दूसरे केस में सैंड, तीसरे केस में कार्बन पाउडर, वो क्या है, नॉन मैग्नेटिक है। अब यहां देखो, जैसे हमें एक मिक्सचर दिया दो सॉलिड का, अब ये दो सॉलिड का मिक्सचर कैसा था, देखो ये दो सॉलिड के मिक्सचर को अगर आप देखें तो इसमें से एक क्या है बेटा, आयरन फिलिंग मैग्नेटिक है, दूसरा जो सैंड है वो क्या है, नॉन मैग्नेटिक है। अब हम क्या किए, इसके नजदीक क्या लेके आते हैं, एक मैग्नेट को इसके नजदीक लेके आते हैं। अब मैग्नेट को जैसे ही इसके नजदीक लाओगे तो क्या होगा, आयरन फिलिंग बीइंग मैग्नेटिक इन नेचर इट विल अट्रैक्ट टुवर्ड द मैग्नेट, और क्या होगा, वो मैग्नेट में अट्रैक्ट हो जाएगा और आपका सैंड बाकी वैसे का वैसे ही वहां रह जाएगा। और इस तरह से तुमने देखा क्या करा, उन दोनों को सेपरेट किया, बट कौन सी टेक्निक से, मैग्नेटिक मेथड से। किससे, मैग्नेटिक मेथड से। समझ आया। चलिए अब बात हो रही है बेटा, जो मैग्नेटिक मेथड है इस टेक्निक का कहां कहां इस्तेमाल होता है। जैसे सेपरेशन ऑफ स्क्रैप आयरन फ्रॉम द वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल बहुत सारा कचरा है, उसमें से आपको क्या करना है, आयरन के पार्टिकल्स या आयरन कोई भी ऐसा सामान जो आयरन से बना हुआ अलग करना है, क्या करोगे, मैग्नेटिक मेथड का इस्तेमाल करोगे। एक बड़ा सा मशीन होता है, एक बड़ा सा मशीन होता है जो बिजली से चलता है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। वहां कोई परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल नहीं करते, है ना। जैसे क्रेन नहीं होती है तो एक बड़ा सा क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। क्या होता है, बड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो कि क्रेन, जैसे क्रेन नहीं ऑपरेट होती, अब उसमें जैसे करंट डालोगे तो क्या होता है, मैग्नेट हो जाता है। क्या हो जाता है, मैग्नेट हो जाता है। अब जब उसको कचरे के ऊपर घुमाओगे तो क्या होगा, उस कचरे में जो वेस्ट में क्या होगा, मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, वो सबका सब उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर चिपक जाएगा। ठीक है, फिर वो क्या करेगा, उसको घुमा के दूसरी तरफ करेगा जहां इसको अलग करना है, और फिर वो बिजली बंद कर देगा। जैसे बिजली बंद करेगा तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये तब तक ही मैग्नेट की तरह बिहेव करता है जब तक उससे बिजली पास हो रही है, और जैसे ही बिजली पास होना बंद हो जाएगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑफ हो जाएगा, और वो जो मैग्नेट इकट्ठा किया वो छूट जाएगा और अलग से गिर जाएगा। और इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट या कह सकते हैं मैग्नेटिक मेथड का ही इस्तेमाल करते हैं वेस्ट मटेरियल में से आयरन के स्क्रैप, लोहे के कचरे को अलग करने के। ठीक है, रिसाइकलिंग और मेटल, वही बात होगी कि मेटल की रिसाइकलिंग में भी इस्तेमाल होता है कि बहुत सारा अलग अलग तरह का मटेरियल, उसमें हमें क्या करना है, मेटल वाला सब्सटेंस अलग करना है, तो वहां भी आप क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, कोई भी सब्सटेंस में अगर आयरन की इंप्योरिटीज है, किसी भी सब्सटेंस में अगर आयरन की इंप्योरिटीज मौजूद है तो उस आयरन को हटाने के लिए मैग्नेटिक मेथड का इस्तेमाल कर सकते। सपोज कर तू एक पानी के गिलास में कुछ आयरन के पाउडर गिर गया, दैट इज आयरन फिलिंग, कैसे करेगा, एक मैग्नेट घुमा दे उसमें, क्या होगा, उसमें जो आयरन की इंप्योरिटीज है वो मैग्नेट अट्रैक्ट हो जाएगी। तो आयरन की जो इंप्योरिटीज है किसी सब्सटेंस में उसको भी सेपरेट करने के लिए मैग्नेटिक मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कहानी मैंने आपको सुना दी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, स्क्रैप यार्ड दोस्तों, जहां बहुत बड़े लेवल पे कचरा या कबाड़ इकट्ठा किया जाता है, उसमें से कचरा अलग अलग तरह का कचरा अलग अलग किया जाता है, तो बड़े स्क्रैप यार्ड में जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसको बाकी कचरे से अलग करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, एक मैग्नेट है, बट एक ऐसा मैग्नेट है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलाया जाता है। आप उसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो वो मैग्नेट का बिहेव करेगा, आप इलेक्ट्रिसिटी देना बंद करेंगे तो वो मैग्नेटिज्म लूज करेगा, बोले तो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करे। ठीक है, चल आगे आ जाए। तो आई थिंक ये लास्ट कंक्लूजन है, मुझे लगता है आप इसको खुद से पढ़ सकते हो, यही तो पढ़ाया। ये हम खत्म कर रहे हैं किस वाले को, सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर वाला कहानी खत्म हो गया। जब दो सॉलिड का मिक्सचर होगा तो तीन ही टेक्निक पढ़नी थी हमें। पहला कौन सा था, सुटेबल सॉल्वेंट मेथड। सुटेबल सॉल्वेंट मेथड का इस्तेमाल कब हो रहा है, उसका प्रिंसिपल है जब दो सॉलिड के मिक्सचर में दोनों सॉलिड की सॉल्युबिलिटी किसी सॉल्वेंट में क्या है, अलग। ठीक है, एग्जांपल के लिए जैसे मैं शुगर और सैंड के लिए इस्तेमाल किया था, और इनके लिए वो सुटेबल सॉल्वेंट कौन था, वाटर। फिर दूसरा मेथड हमने क्या पढ़ा सॉलिड सॉलिड वाले में, सब्लिमेशन पढ़ा। सब्लिमेशन मेथड का प्रिंसिपल क्या है कि जब उन दो सॉलिड
कि मिक्सचर में एक सॉलिड क्या हो, सब्लिमेट हो सकते, क्या हो सके, सब्लिमेट हो सके। जैसे हमने इस्तेमाल किया था अमोनियम क्लोराइड, और सॉल्ट के केस में क्योंकि इसमें जो अमोनियम क्लोराइड है ये सब्लिमेट हो जाता है और ये सब्लिमेट नहीं होता है। और दूसरा, और ये जो लास्ट जो मेथड हमने पढ़ा है दो सॉलिड के सेपरेशन में, ये क्या है बेटा, ये है मैग्नेटिक मेथड। और मैग्नेटिक मेथड कब यूज हो रहा है, जब दो सॉलिड जिनका मिक्सचर है उनमें से एक के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है और दूसरा नॉन मैग्नेटिक है। क्या है, नॉन मैग्नेटिक। जैसे हमने इस्तेमाल किया आयरन और सल्फर के मिक्सचर को अलग करने की। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, अब यहां आ जाइए। तो हमने एक हिस्सा कर दिया। हाँ, ये तुम्हारी किताब में जो तुम दिखा रहे हो वहां दिखा रहा है कि किसी के आंख में क्या चला गया, कुछ लोहे के पार्टिकल चले गए। क्या चले गए, लोहे के पार्टिकल चले गए। तो अब लोहे के पार्टिकल जब आंख में चले कैसे अलग करोगे, मुझे सपोज तुमने कहा जब सरिया कटता है तो लोहा पाउडर जैसा भी गिरता है, और सपोज करो क्या बच्चा कहता है लोहे का पाउडर कैसे होता है, लोहे का पाउडर कैसे नहीं हो सकता, है ना। सरिया कटता हुआ देखा है, जब सरिया कटता है तो देखा जहां सरिया कटता हुआ काला काला गिर जाता है, वो काला काला क्या है, वो लोहे के पार्टिकल्स या लोहे का पाउडर ही है, दैट इज आयरन पाउडर, दैट इज आयरन पाउडर, है ना। और सपोज करो उस तरह का बहुत ही बारीक आयरन पाउडर किसी के आंख में चला जाए, उड़ के जा सकता है। जो बंदा चला रहा है हो सकता है किसी वजह से उसके आंख में चला गया, तो कैसे निकालेंगे। आंख तो बहुत सेंसिटिव है, आंख तो बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है। तो देखो यहां पर भी मैग्नेटिक मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। तो डॉक्टर क्या करेगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करेगा। किसका इस्तेमाल करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो पावर है ना मैग्नेटिक, वो करंट को कम ज्यादा करके घटाया बढ़ाया जा सकता। अब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट उसके आंख के नजदीक लाएगा, है ना। और इलेक्ट्रोमैग्नेट किससे चलता है, वो कोई परमानेंट मैग्नेट नहीं है, वो क्या है, ऐसा मैग्नेट है जिसमें एक कॉइल है, किसकी है, मेटल की कॉइल है। वो मेटल एक्चुअल में आमतौर पे कॉपर होगा। जब उससे करंट पास होता है तो वो क्या बनाता है, अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिज्म बनाता है, बोले तो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और जब डॉक्टर उसको उसकी आंख के नजदीक लेके आएगा तो क्या होगा, तो वहां जो आयरन के पार्टिकल्स हैं वो उस इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और इस तरह से आंख से वो क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे जाएंगे बेटा, बट आगे जाने से पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, गला सूख जाता है। आज तो फिर भी मौसम अच्छा है भाई, नहीं इतना गर्म पड़ रहा है, नहीं तो एसी भी क्या करेगा ना। अब देखो आज लग रहा है ना एसी काम कर रहा है, नहीं लग रहा, आज ठंडी लग रही है, लगता है कुछ ही ऐसे दोनों हाथ मोड़ करके बैठी है। भाई मुझे तो ठंडा ही पसंद है, गर्मी मतलब मुझे ये कहूँगा पसंद नहीं, बट गर्मी में काम नहीं होता भाई, है ना। अब बाहर दिन भर घूमो गर्मी हो तो वो काम चल जाएगा, बट कमरे के अंदर गर्मी अलग ही तरह का गर्मी होता है, सफोकेशन होता है। फिर इससे बढ़िया तो गर्मी में बाहर घूम लो। चलो अब आगे बढ़ेंगे बेटा। तो हम इस सेपरेशन ऑफ मिक्सचर के 3 भाग में से एक भाग कर चुके हैं। पहला भाग किसका था, जब हम बात कर रहे थे किनके सेपरेशन की, दो सॉलिड के। और इसको इस तरह से ही पढ़ो, देखो पेपर में सवाल आएगा तो आपको ऐसे पकड़ने में आसान होगा ना। उसने आपको एक मिक्सचर दिया, कहेगा बताओ कौन सी टेक्निक लगाओगे, तो पहले आप देखना है कि मिक्सचर कैसा है ना। और हमने उसका एक हिस्सा पढ़ लिया कि शुरुआत में हमने जो सेपरेशन पढ़ा किसका पढ़ा, खिचड़ी नहीं बनाई। शुरुआत में क्या पढ़ा, सेपरेशन पढ़ा है सिर्फ किसका, दो सॉलिड के मिक्सचर। और आप जान रहे हैं कि आपके सिलेबस में वहां 3 ही तरीके हैं, क्या सुटेबल सॉल्वेंट मेथड लगेगा, या तो अगर दो सॉलिड का मिक्सचर दे रखा है तो या सुटेबल सॉल्वेंट नहीं लग रहा होगा तो क्या लगेगा, सब्लिमेशन मेथड लग रहा होगा, और नहीं तो मैग्नेटिक मेथड। तो इससे क्या होगा, सवाल का आंसर करने में इजी हो जाएगा ना। कि सवाल आया कि बोला कि कैम्फर और सैंड का मिक्सचर है, तो मैं सीधा मेथड ना खोजूंगा, मैं पहले देखूंगा मिक्सचर किसका है। मैंने कहा कैम्फर क्या है, सॉलिड, सैंड क्या है, सॉलिड, तो मुझे कम से कम पता है कि मेरा आंसर कहां से आएगा। मेरा आंसर आएगा पहले वाले सेक्शन से, जहां मैंने सेपरेशन किसका पढ़ा था, दो सॉलिड। और मैं जानता हूं वहां 3 ही मेथड है, कौन से, सुटेबल सॉल्वेंट, सब्लिमेशन और मैग्नेटिक मेथड। और तुम भी जानते हो कैम्फर और सैंड के केस में कौन सा मेथड जाएगा, सब्लिमेशन, क्योंकि कैम्फर क्या होता है, सब्लिमेट होता है, और सैंड सब्लिमेट नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर करने में भी इजी होगा। चलिए तो अब हम जा रहे हैं अपने सेकंड पार्ट पे। किसे बेटा, सेकंड पार्ट पे। यहां फिर से हम मिक्सचर के सेपरेशन की बात तो कर रहे हैं, पर जरा देखो किन मिक्सचर की, दोनों सॉलिड नहीं है, मिक्सचर में एक सॉलिड है तो दूसरा लिक्विड है। तो अब हम जो सेपरेशन की बात कर रहे हैं तो किनका सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉलिड
एंड लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर के सेपरेशन की बात चल रही है। तो यहाँ आपको 6 मेथड पढ़ने हैं, यहाँ आपको 6 मेथड पढ़ने हैं। तो पहला मेथड जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फिल्ट्रेशन, जो कहीं ना कहीं तुम पीछे भी सुन चुके हो कि फिल्ट्रेशन कैसे होता है, पर ठीक है उसको डिले पढ़ेंगे। एक होगा सेंट्रिफिकेशन मेथड, तीसरा हम पढ़ेंगे इवोपरेशन मेथड, चौथा आएगा क्रिस्टलाइजेशन मेथड, पांचवा है क्रोमेटोग्राफी और लास्ट हम पढ़ेंगे डिस्टिलेशन। तो चलो एक एक करके बात करते हैं, बट थोड़ा ध्यान में रखना हम पढ़ रहे हैं क्या, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, बट कैसे मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, शाबाश, है ना, मिक्सचर किसका, सॉलिड और लिक्विड। अब उसमें भी देखो हमें 6 मेथड पढ़ने और 6 में से मेरे बेटा पहला मेथड देखो क्या है, पहला मेथड है फिल्टरेशन। क्या है, फिल्टरेशन। अब देखो फिल्टरेशन मेथड कब इस्तेमाल करेंगे, पहली बात तो आपको समझ आ गया होगा, कहां पढ़ रहे हो, सॉलिड और लिक्विड के केस, जब मिक्सचर किसका होगा, सॉलिड का और लिक्विड का होगा, तभी हम फिल्ट्रेशन के लिए जाएंगे। जो कि तुम समझ रहे हो कि फिल्ट्रेशन अब कब पढ़ रहे हो, जब पढ़ाया जा रहा है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ व्हाट, सॉलिड एंड लिक्विड। अब फिल्ट्रेशन मेथड तब इस्तेमाल किया जाएगा बेटा जब एक सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर में जो सॉलिड वहां है वो लिक्विड में डिसॉल्व नहीं हो रखा है कि नहीं, तभी इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे, है कि नहीं, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन क्या है, फिल्ट्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अ इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड यूजिंग फिल्टर पेपर। तो फिल्ट्रेशन एक ऐसा मेथड जहां हम क्या कर रहे हैं, एक लिक्विड में जब कैसा सॉलिड है, इनसॉल्युबल जो सॉलिड है उसको सेपरेट कर रहे हैं, किसकी मदद से, फिल्टर पेपर की मदद से। तो ऐसी स्थिति में हम क्या यूज करेंगे, फिल्ट्रेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, जहां लिक्विड में जो सॉलिड मिला है वो कैसा है, इनसॉल्युबल है। क्या है, इनसॉल्युबल है। तो जब एक लिक्विड में एक इनसॉल्युबल सॉलिड होगा तो उसको हम सेपरेट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, फिल्टर पेपर का। क्योंकि तुम जान रहे हो कि जब उस लिक्विड को हम या उस मिक्सचर को हम क्या करेंगे, फिल्टर पेपर से पास करेंगे, तो क्या होने वाला है, तुम्हें दिख रहा होगा, फिल्टर पेपर से जो सॉल्वेंट है लिक्विड वो तो निकल जाएगा, बट उसमें जो सॉल्यूट है जो कि एक क्या है, सॉलिड और कैसा, इनसॉल्युबल, वो फिल्टर पेपर को पास नहीं कर पाएगा और वो फिल्टर पेपर पे रुक जाएगा। और इस तरह से वो सॉलिड जो उस लिक्विड में नॉन सॉल्युबल या इनसॉल्युबल था अलग हो जाएगा उस लिक्विड से, ठीक है। तो समझ आया फिल्ट्रेशन मेथड कब यूज करेंगे, ठीक है, जैसे यहां दिखा रखा है। और कारण क्या है, वही बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द पार्टिकल साइज। ऑब्वियसली बात है, फिल्ट्रेशन मेथड तब इस्तेमाल कर रहे हैं जब दो मिक्सचर जो सॉलिड और लिक्विड है उनका पार्टिकल के साइज में अंतर है, कि जो लिक्विड उसके पार्टिकल साइज कम है वो फिल्टर पेपर से निकल जाता है, और जो सॉलिड वहां मिला हुआ है उसके पार्टिकल का साइज ज्यादा है, वो फिल्टर पेपर को पास नहीं कर पाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ देखो कि यहाँ पर एक बीकर पे हमारे पास मिक्सचर है, किसका, एक इनसॉल्युबल सॉलिड का। इनसॉल्युबल सॉलिड को ऐसा मान लीजिए कि वो सॉलिड रहा होगा क्या, सैंड। क्या रहा होगा, सैंड। और साथ में क्या है, लिक्विड। तो मतलब पहले मिक्सचर किसका था, मिक्सचर था सैंड और वाटर। तो पहले बताओ मिक्सचर किसका है, सैंड क्या है, सॉलिड, वाटर क्या है, लिक्विड। तो तुम्हारे दिमाग में कम से कम मैग्नेटिक मेथड, सब्लिमेशन मेथड और सुटेबल सॉलिड मेथड तो नहीं आएगा। आप भी जानते हैं 3 मेथड कब है, जब मिक्सचर सॉलिड का है। फिलहाल तो मिक्सचर किसका है बेटा, सैंड और वाटर का, बोले तो एक सॉलिड और लिक्विड का है। अब इसमें भी मैंने देखा कि जो सैंड है वो वाटर में क्या है, डिसॉल्व नहीं है, सॉल्युबल नहीं है। तो क्या करेंगे, तब आएगा कहानी में कौन सा मेथड, फिल्ट्रेशन मेथड। अब जब इस मिक्सचर को हम क्या करेंगे, फिल्टर पेपर से पास कराएंगे, किससे पास कराएंगे, फिल्टर पेपर यहां लगा रखा है, तो क्या होगा, फिल्टर पेपर से जो वाटर लिक्विड है वो तो पास हो जाएगा, बट जो सैंड है सॉलिड वो फिल्टर पेपर को पास नहीं कर पाएगा, और इस तरह से दोनों सेपरेट हो जाएंगे। क्लियर है। तो समझ आया कि फिल्ट्रेशन मेथड कब है और कब इस्तेमाल करते हैं। घर में मम्मी यूज करती हैं चाय को छानने के लिए। अब चाय में जो चाय पत्ती है, जो पत्ती चाय पत्ती उसको बोलते हैं, है ना, वो क्या होती है, चाय में डिसॉल्व होती है, नहीं होती है ना। तो क्या करते हैं, छन्नी का इस्तेमाल करते हैं। छन्नी लाइक फिल्टर पेपर जैसा, फिल्टर पेपर में देयर इज लाइक अ फिल्टर। क्या होता है, उसमें जो भी चाय के अंदर चीजें घुली हुई हैं जैसे चीनी वगैरह वो सब तो निकल जाती है, पानी वगैरह, बट जो चाय पत्ती उसमें डिसॉल्व नहीं था वो उस पर ठहर जाता है, रुक जाता है और उससे अलग हो जाता है। ठीक है, चल
तो सैंड और वाटर हुआ, चॉक पाउडर और वाटर का जो मिक्सचर है उसको सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, फिल्ट्रेशन मेथड। तो मुझे लगता है आपको फिल्ट्रेशन मेथड क्या होता है समझ आ गया होगा, और कब इस्तेमाल करना है वो भी समझ आता होगा। चलिए अब बात कर रहे हैं किसकी, दूसरा मेथड। किसका, कैसा मेथड दूसरा, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। देखो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड कब इस्तेमाल करेंगे, अच्छा मैं आपको उदाहरण देता हूं। आपके घर में आपकी मम्मी दूध में से मलाई अलग करती हैं, और फिर जब मलाई अलग करती हैं और कुछ दिनों तक उसको इकट्ठा करती हैं, जब हफ्ता भर या कुछ भी 4-5 दिन जितना भी दिन वो इकट्ठा करती होंगी, जब वो ठीक ठाक अमाउंट में इकट्ठा हो जाता है तो तुम्हारी मम्मी उससे मक्खन बनाती होगी। क्या बनाती होंगी, मक्खन बनाती। कैसे बनाती है, कि जो मलाई है उसको मथा जाता है कि नहीं, घुमाया जाता है, और घुमाने से क्या होता है, जो मक्खन है, मक्खन क्या है, फैट है, वो फैट किस में था, उस मिल्क के अंदर ही था, है कि नहीं। तुम देखते हो उसको मथा जाता है तो वो जो मक्खन है, जो फैट है, वो उस मथने पे जमा हो जाता है सर, और बाकी सारा पानी अलग हो जाता है ना। एक्चुअली मेरी मम्मी जो मेथड यूज कर रही है, तो मम्मी भी क्या कर रही थी, फिल्ट्रेशन ही कर रही थी। किसका, जो क्रीम है उसको मलाई कहते हैं, क्रीम, वो एक्चुअली मिक्सचर था किसका, फैट और वाटर। मैंने कहा था ना मिल्क में वाटर होता है और उसके अंदर फैट भी है। क्या है, फैट भी है। अब जब उसको मथा गया तो क्या हुआ, क्योंकि फैट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बड़े होते हैं। क्या होते हैं, मतलब बड़े, मतलब ऐसे बड़े नहीं पत्थर जैसे, बट सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं। क्या होते हैं, आपको सस्पेंशन पढ़ाया था, जहां साइज क्या है सॉलिड के पार्टिकल का, बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है, 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है। तो एक्चुअल में जो क्रीम है उसको जब मथा जाता है, तो मथने से क्या होता है, जब घुमाया जाएगा ना, तो उस मिक्सचर में मौजूद जो सस्पेंडेड पार्टिकल हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे कि वहां क्या, फैट के जो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल, वो इकट्ठे हो जाते हैं, और बाकी जो लिक्विड है उससे अलग हो जाता है। उससे क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। और इस मेथड को कहते हैं क्या, सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या, सेंट्रीफ्यूगेशन। तुमको इसका उदाहरण दो, एक गिलास लिया, उसमें तुम क्या करना, रेत मिलाना। क्या लाना, रेत। रेत के पार्टिकल कैसे हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल। अब तुम चम्मच से पानी को घुमाना तो तुम क्या देखोगे, रेत के पार्टिकल सब एक तरफ आ जाएंगे। करा कभी ऐसा कि एक पानी में आपने रेता मिलाया और उस पानी को घुमाना, या बाल्टी में क्या करना, रेत डालना और बाल्टी को ऐसे, बाल्टी का पानी ऐसे घुमाना। जब तुम गोल गोल घुमाओगे तो क्या होगा, कि जो रेत के पार्टिकल हैं वो क्या होते हैं, वो सब एक तरफ आ जाते हैं, बट वो चिपक नहीं पाते हैं। तो क्या होगा, तुम घुमाना बंद करोगे तो फिर से वो वैसे ही हो जाएगा। बट मक्खन के केस में ऐसा नहीं होता है, कि जब उसको घुमाया जाता है, मथा जाता है, तो जो क्रीम है वो मिक्सचर था किसका, वाटर और फैट का। किसका, वाटर और फैट का। तो जब उसको घुमाया जाता है तो उसमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल कौन है, वाटर सस्पेंडेड पार्टिकल नहीं है, उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल कौन है, फैट के मॉलिक्यूल्स है। तो फैट के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एक जगह जाके मिल जाते हैं और इकट्ठा हो जाता है क्या, उस मथने पे, और बाकी वाटर अलग हो जाता है। तो इस मेथड को कहते हैं क्या, सेंट्रीफिकेशन मेथड। क्या कहते हैं इसको, सेंट्रीफिकेशन मेथड। तो सेंट्रीफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सस्पेंडेड पार्टिकल फ्रॉम अ लिक्विड। अब तुम देखो फैट क्या था, यहाँ पर जो मिल्क के अंदर फैट था वो सॉलिड था, और वो फैट किसमें डिसॉल्व था, लिक्विड में, वाटर में, है ना। तो मिक्सचर किसका था, वो सॉलिड और लिक्विड का। बट उसमें से एक सॉलिड क्या था, सस्पेंडेड पार्टिकल था। और इन ड्यूरिंग द सेंट्रीफिकेशन प्रोसेस क्या होता है, कि जो मिक्सचर है किसका, लिक्विड और सॉलिड का, तो जब उसको घुमाया जाता है उसमें जो सॉलिड सस्पेंडेड पार्टिकल है, घुमाने में क्या होता है, जब उसको रोटेट किया जाता है तो वो लिक्विड से अलग हो जाता है और एक जगह पे आके इकट्ठा हो जाता है। इसको कहते हैं क्या, सेंट्रीफिकेशन मेथड। ठीक है, ये काम मम्मी घर पे करती हैं, जिनके घर में मम्मी लोग, कितने लोगों की मम्मी घर में घी बनाती है मुझसे, तो घी कैसे बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, हर दिन जब घर में दूध आता होगा तो मम्मी उसमें से क्या करती है, मिलाई मार लेती है। मिलाई मार लेती है मतलब बच्चा सोचता है मिलाई मुझे मिलेगी, है ना, बट मम्मी मिलाई तुमको नहीं देगी, क्योंकि मम्मी को घी भी बनाना है, मम्मी को घी भी बनाना है। तो मम्मी क्या करती हैं, तो जो दूध गर्म किया जाता है उसको फ्रिज में रखा जाता है, उससे क्या होता है, उसमें जो क्रीम है वो ऊपर इकट्ठी हो जाती है ना, ठीक है। बट तुम भी जानते हो वो क्रीम प्योर नहीं है, वो मिक्सचर ही है किसका, लिक्विड, वाटर और फैट का। फिर क्या होता है, मम्मी इसको अलग करती है, कुछ दिन तक एक अलग से बर्तन में रखती है। जब ठीक ठाक क्रीम जमा हो जाता है मम्मी लोगों के पास, तो क्या करती है मम्मी, उस क्रीम को मथा जाता है ना। और आजकल तो मेरी मम्मी लोग क्या करती है, पहले तो मथवाती थी ना हमसे, अब तो आजकल मशीन नहीं होती है, मिक्सी वाली मशीन,
उसमें डालती है, उसमें घुमा देती है, इजी हो जाता है ना। और जब उसको घुमाया जाता है तो क्या होता है, तो जो क्रीम था दैट इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर दैट इज अ लिक्विड एंड दी फैट जो कि एक सॉलिड है, जब उसको घुमाया जाता है तो उसमें जो फैट के मॉलिक्यूल जो सस्पेंडेड पार्टिकल है वो क्या होते हैं, रोटेशन होने की वजह से एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। और क्रीम में से, क्रीम खुद एक मिक्सचर है किसका, सॉलिड फैट और लिक्विड वाटर का, तो फैट अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है। देखा ना, पानी बिल्कुल अलग हो जाता है। तुम सोचते हैं पानी कहाँ था, ऐसा दिख ही नहीं रहा था पानी इसके अंदर, है कि नहीं। और जो मक्खन होता है, फिर उसको मम्मी, मक्खन क्या करती है मम्मी, या तो मक्खन खा लो और नहीं तो उसको मम्मी क्या बोलती हैं, वो कढ़ाई में या किसी बर्तन में क्या करती हैं, गर्म करती हैं, और तब उससे क्या बनता है, घी बनता है। क्या बनता है, घी बनता है। तो जिनके घर में घी बनता है उन्होंने देखा होगा, है ना, हमने तो देखा है। ठीक है, अब मैं तुमको उस दिन बुलाऊंगा जिस दिन मेरी मम्मी ये प्रोसेस कर रही होगी। चलो ठीक है बेटा, तो मुझे लगता है सेंट्रिफिकेशन आपको समझ आ गया। सेंट्रिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ separating suspended particle from a liquid by rotating the mixture at a high speed। तो सेंट्रिफिकेशन का एक ऐसा मेथड है जहां हम क्या कर रहे हैं, एक लिक्विड में से सस्पेंडेड पार्टिकल को अलग कर रहे हैं। कैसे, उस मिक्सचर को बहुत हाई स्पीड पे घुमा के। मुझे याद है कि हमारे घर में जब मम्मी पहले करवाते थे बचपन में, तो मम्मी वो कहती थी, एक एक करके देती थी कि कौन करता है, ऐसे ऐसे करना पड़ता था, वो ऐसे ऐसे हाथ हो जाते थे, मम्मी के हाथ हो जाते थे, मम्मी हमको लगा देती, कहती अब तू कर। और कंपटीशन होता था क्या, कौन करेगा, किससे किससे उनमें से बन जाएगा। सच में बहुत टाइम लगता, सच में बहुत टाइम लगता। अभी तो आसान कर दिया, क्या मिक्सी में डालो, उसमें 4 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, तुमको कम से कम ताकत लगाना नहीं पड़ रहा है। ठीक है ना प्रियांशु। चल, अब इसमें जो इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है वो इक्विपमेंट का नाम होता है सेंट्रीफ्यूज मशीन। क्या कहते हैं इसको, सेंट्रीफ्यूज मशीन। वो मशीन है जिसकी मदद से सेंट्रिफिकेशन किया जाता है। अच्छा, इसका सिद्धांत क्या है, सेंट्रिफिकेशन मेथड का जो प्रिंसिपल सिद्धांत क्या है कि रैपिड स्पिनिंग क्रिएट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है एक ऐसी फोर्स जो चीजों को बाहर लेके जाती है। तभी तुम देखते हो क्या होता है, क्रीम बीच में इकट्ठा हो जाता है और पानी बाहर चला जाता है। तो प्रिंसिपल क्या है इसमें कि सेंट्रिफिकेशन मेथड में जब किसी चीज को गोल गोल घुमाया जाता है तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आती है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या होता है, जो हैवी सस्पेंडेड पार्टिकल है वो क्या करते हैं, वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और लिक्विड बाकी सॉलिड से अलग हो जाता है। ठीक है, चल आगे बढ़ेंगे क्या दोस्तों। ये दिखाया गया, देखो इसको देख सकते हो। इसमें तुम देखो मिक्सचर है किसका, कई सारे लिक्विड है और उसमें कई सारे सॉलिड्स भी है, और हर सॉलिड की डेंसिटी क्या है, अलग अलग है। और ये वो मशीन है सेंट्रिफिकेशन मशीन, है ना। अब इसको जब इसमें डाला गया और घुमाया गया, तो घुमाने से क्या हो गया कि जो सबसे ज्यादा डेंस कंपोनेंट थे वो सबसे नीचे आके बैठ गए, जिनकी डेंसिटी कम थी वो आपको ऊपर मिलेंगे, है ना। और इस तरह से क्या हो गया कि उस सॉल्यूशन में जो अलग अलग डेंसिटी के सॉलिड थे वो अलग अलग हो जाएंगे। जो सबसे डेंस सॉलिड होगा वो सबसे नीचे इकट्ठा हो जाएगा, जो लेस डेंस होगा वो थोड़ा सा ऊपर इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, चल तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं सेंट्रिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, ये कब इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि आपको क्या करना है, ब्लड सेल को प्लाज्मा से अलग करना। मैंने आपको बताया कि ब्लड इज अ मिक्सचर, ब्लड में क्या है 80 to 90% प्लाज्मा है, जो कि कुछ नहीं है, वाटर है। उसमें क्या है, रेड ब्लड सेल भी होते हैं, उसमें व्हाइट ब्लड सेल भी होते हैं, उसमें प्लेटलेट भी होते हैं। और रेड ब्लड सेल क्या है, दे आर सस्पेंडेड पार्टिकल, दे आर सस्पेंडेड पार्टिकल। तो कह रहा है सेंट्रिफिकेशन मेथड का इस्तेमाल कहां किया जा सकता है, प्लाज्मा से। अगर आपको ब्लड सेल को अलग करना है तो ऐसे ही क्या करेंगे, ब्लड लेंगे, इस मशीन में डालेंगे, इसको घुमाया जाएगा गोल गोल, क्या होगा कि जो ब्लड, क्योंकि वो ब्लड जो प्लाज्मा में क्या है सस्पेंडेड पार्टिकल है, वो भारी होने के, डेंस होने के से क्या हो जाएगा, नीचे इकट्ठा हो जाएगा और इकट्ठा होकर जम जाएगा, और जो प्लाज्मा है वो ऊपर रह जाएगा। प्लाज्मा क्या रह जाएगा, ऊपर रह जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से सेपरेशन ऑफ क्ले फ्रॉम द वाटर। अगर पानी में क्या है, क्ले मौजूद है, उस क्ले को सेपरेट करने के लिए भी सेंट्रिफिकेशन मेथड का इस्तेमाल किया जा सकता है। कि जो पानी और मट्टी का मिक्सचर है, क्या करो, उसको इकट्ठा करोगे, घुमाओ गोल 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 गोल, और बहुत हाई स्पीड पे, बहुत हाई स्पीड से, इतना तुम हाथ से नहीं घुमा पाओगे, है ना।
तुम ऐसे घर में कर सकते हो, बट कहानी खराब हो जाएगी कि तुमने पानी लिया, उसमें मट्टी लिया, मट्टी ना, क्ले समझो ना, क्ले इज नॉट रेत, क्ले रेत नहीं, क्ले समझो ना ऐसी मट्टी जो बहुत चिपली होती है, चिपली समझते ना, चिपली बोलना ही होगा ना, तो क्या बोलेंगे, कैसा क्या वर्ड होगा इसका, चिपला ही तो बोलेंगे इसको, है ना, चिपला ही आई थिंक बोलते हैं, हाँ? चिकनी मट्टी जिसको हम कहते हैं, क्ले वही जगह ना, कैसी होती है, बहुत ही चिपली नहीं बोल सकते, बहुत स्मूथ फाइन, बहुत उसका जो पार्टिकल बहुत ही फाइन होता है, बहुत छोटा होता है, उसको कह रहे हैं क्ले। तो अगर पानी में तुमने क्या मिलाया, क्ले मिलाया, और सच में तुम क्या करो, उसको मिक्सी में डालो और क्या करोगे, वो जो मिक्सचर है किसका, क्ले और वाटर का घुमाओगे तो सच में जैसे मक्खन जमा नहीं हो जाता, तो तुम्हारी मशीन में नीचे क्या हो जाएगा, मट्टी बिल्कुल टाइट होकर जम जाएगी, समझ लो। तो जो क्ले और वाटर का मिक्सचर है उसको सेपरेट करने के लिए भी सेंट्रिफिकेशन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, और ये तो मैंने आपको कहानी पहले ही सुना दी, है ना, कि जो सेपरेशन है किसका, क्रीम का फ्रॉम द मिल्क, मिल्क में से क्रीम को अलग करने के लिए भी सेंट्रिफिकेशन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और वो सारा एक्सप्रेशन मैंने आपको बता दिया था, ठीक है नहीं, तो मैं आगे जा सकता हूं, ठीक है। तो डेयरी जो इंडस्ट्री है, जहां क्या किया जाता है, मक्खन दूध में से मक्खन मिल्क में से क्रीम अलग करना है, तो किसका इस्तेमाल करते हैं, सेंट्रिफिकेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। बात करें बेटा तीसरे मेथड की, किसका, इवोपरेशन। अब तुम भी जानते हो इवोपरेशन का इस्तेमाल कैसे करेंगे, मैं एग्जांपल से समझाना चाहता हूं। देखो जैसे कि एक मिक्सचर है किसका, सॉल्ट और वाटर। तुम देखो मैं बताता हूं मिक्सचर किसका है, एक सॉलिड है सॉल्ट, और दूसरा क्या है, लिक्विड। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका डायग्राम बना रखा है देखो, इसके लिए हम इवोपरेशन मेथड यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि देखो हीट करने पे सॉल्ट तो उड़ेगा नहीं, बट हीट करने वाटर इवोपरेट कर जाएगा। अब तुम समझ गए होंगे इवोपरेशन मेथड कब यूज होगा, कि जब एक सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर में आपको क्या दिख रहा है कि हीट करने पे सॉलिड ऐसा है जो इवोपरेट नहीं होगा, बट जो लिक्विड है वहां पर वो इवोपरेट हो जाएगा। इन दैट केस वी कैन गो फॉर इवोपरेशन मेथड। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग, इवोपरेशन क्या एक प्रोसेस है जहां क्या करते हैं, जब एक लिक्विड को हीट किया जाता है तो हीट करने पे क्या बन जाता है, वो वेपर बोले तो गैस बन जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं क्या, इवोपरेशन, यूज टू सेपरेट डिसॉल्व सॉलिड। और ये मेथड कब यूज करते हैं, जब एक लिक्विड में सॉलिड क्या है, डिसॉल्व। क्योंकि जब लिक्विड में जो सॉलिड डिसॉल्व है तो तुम जानते हो उसको फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, है ना। फिल्ट्रेशन कब यूज करते हैं, जब लिक्विड में सॉलिड कैसा है, इनसॉल्युबल है या डिसॉल्व नहीं है, तब हम फिल्ट्रेशन इस्तेमाल करते हैं। बट अगर लिक्विड में सॉलिड कैसा है, सॉल्युबल है, तब क्या करोगे, तब हम लगा सकते हैं इवोपरेशन मेथड। जैसे यहां दिखाया गया कि यहां पर मिक्सचर किसका था, देखो यहां मिक्सचर था किसका, सॉल्ट और वाटर का। अब जो सॉल्ट यहाँ सॉलिड है वो वाटर लिक्विड में क्या है, डिसॉल्व हो रहा है, सॉल्युबल है। अब इसके लिए हम इवोपरेशन कर रहे हैं। अब चाइल्ड इसमें क्या करेंगे, दोनों का मिक्सचर लिया, जब आपने इसको क्या किया, हीट किया, जब आपने क्या किया, इसको हीट किया, तो हीट करने पे क्या होगा बेटा, आप जान रहे हैं कि जो लिक्विड वाटर है वो इवोपरेट कर जाएगा, और चाइल्ड इसमें सिर्फ आपको क्या मिलेगा, जो सॉलिड सॉल्ट था वो बच जाए। और इसी प्रकार से अगर ये मिक्सचर किसका होता, वाटर और शुगर का होता, तो शुगर भी एक ऐसा सॉलिड जो वहां क्या है, उसमें डिसॉल्व है, और इस वजह से क्या होगा, उसके लिए भी हम इवोपरेशन मेथड इस्तेमाल कर सकते। समझ आया नहीं है, तो इवोपरेशन मेथड का इस्तेमाल कहां कहां कर सकते हैं, जैसे समुद्र का जो सी वाटर है उसमें से अगर आपको नमक चाहिए तो क्या करते हैं, इवोपरेशन। याद है ना नमक कैसे बनता है, कि समुद्र के पानी को इकट्ठा किया जाता है क्यारियों में, है ना, और सन की हीट से क्या होता है, पानी तो उड़ जाता है और उसमें घुला हुआ नमक वही रह जाता है, उसको इकट्ठा किया जाता है, उसको प्यूरिफाई किया जाता है, और फिर वो आपको टाटा नमक के रूप में, क्योंकि टाटा नमक बोल सकते हैं, जो कि आइडली में चलता है। और हमने जब से नमक खाया तो मैंने तो दूसरा नमक का ब्रांड देखा ही नहीं, दैट इज टाटा नमक। आता कोई दूसरा ब्रांड भी क्या, आता होगा क्या पता, बट आइडली यार मेरे को याद नहीं आ रहा कि हम छोटे से बड़े हो गए, चाय पत्ती के कितने सारे ब्रांड है, कॉफी के कितने ब्रांड है, बट नमक या मसाले को ही कितने ब्रांड है। नमक भी एक मसाला ही बोलो, मसाला बोलना चाहिए उसी श्रेणी में, स्पाइसेस तो नहीं बोलेंगे, बट मिर्च मसाला उसी श्रेणी में आता है नमक भी, कि नहीं, हाँ आता है क्या, कौन सा कहता है भाई, मैं तो आता जब भी नमक देखा वहां वो दुकानों पे टाटा नमक, एक हरे रंग का और एक पीले रंग का,
हरा हरा वाला पता नहीं कैसा है, हरा वाला वो होता है, उसमें लिखा रहता है कि लो पोटेशियम, ऐसा कुछ लिखा रहता है उसमें। बट चलो मैं तुम्हें कहाँ लेके जा रहा हूँ, बट टाटा नमक मैंने ऐसे कह दिया, आप भी जानते टाटा नमक मजाक है, वो तो सिर्फ कंपनी का नाम है, सॉल्ट की बात। किसकी बात हो रही थी? सॉल्ट। ठीक है, तो इवोपरेशन मेथड का इस्तेमाल किया जा सकता है। क्लियर है दोस्तों? चलो आगे बढ़े क्या? तो बहुत छोटे छोटे मेथड है, मतलब तुम समझ रहे हो कि बहुत ज्यादा समय लेने चीजें, बहुत बेसिक चीजें, आप सुनिए और समझिए, सुनिए और समझिए। एक बार बुक में जाके ये नोट्स को रीडिंग लगा लेना, तुमको याद रहेगा, तुमको याद रहेगा। इतना मुश्किल नहीं है सेपरेशन टेक्निक, है क्या? नहीं है ना। फिर एक मेथड हम पढ़ रहे हैं बेटा, क्रिस्टलाइजेशन। क्या? क्रिस्टलाइजेशन। पहले तो आपको समझना पड़ेगा क्रिस्टलाइजेशन मेथड से पहले आपको समझना पड़ेगा क्रिस्टलाइजेशन होता है। देखो कुछ सब्सटेंस के केस में क्या देखा गया कि उन सब्सटेंस को अगर हीट करें, क्या करें? हीट करके तुरंत ठंडा करें तो जम जाते हैं। क्या जम जाते हैं? कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिनको अगर हीट किया जाए, क्या किया जाए? हीट किया जाए, और हीट करने के तुरंत बाद एकदम से ठंडा किया जाए, तो ऐसा करने पे क्या होते हैं? कुछ सॉलिड्स या कुछ सब्सटेंस सॉलिड हो जाते हैं, मतलब क्रिस्टल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? क्रिस्टल। और इस प्रोसेस को कहते हैं क्या? क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। किसी सब्सटेंस को हीट किया, और हीट करके जब उसको तुरंत क्या यूज किया? तुरंत ठंडा किया। ऐसा होने पे कुछ सब्सटेंस, सब नहीं होते बट कुछ सब्सटेंस के पास ये गुण है कि जब उनको हीट करके तुरंत ठंडा किया जाता है तो वो जम जाते हैं, सॉलिडिफाई हो जाते हैं, बोलते क्रिस्टल बन जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं क्या? क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। प्रोसेस ऑफ कूलिंग ऑफ हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और आई थिंक मुझे लगता है आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन पता है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट अपनी मैक्सिमम अमाउंट में है, इतना मैक्सिमम अमाउंट में है कि आप उसके अंदर फर्दर सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते। अब क्रिस्टलाइजेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जहां हम क्या कर रहे हैं बेटा? हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, तो पहले हॉट किया होगा ना उसको, तभी मैंने कहा कि पहले हीट करते हैं और फिर तुरंत ठंडा करते। तो क्रिस्टलाइजेशन में क्या है बेटा? जब एक हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं? कूल करते हैं। कूल भी कैसे? तुरंत कूल करते हैं, तुरंत हीट करने के तुरंत बाद कूल करते हैं। तो जो उसके अंदर, उस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉलिड है, उस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉलिड सब्सटेंस है, वो क्या होता है? वो प्योर क्रिस्टल बन जाता है। क्या बन जाता है? प्योर क्रिस्टल बन जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं क्या? क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या है? अ प्रोसेस इन विच अ हॉट concentrated solution is when cooled the solute present in that solution get crystalline। उसमें मौजूद जो सॉल्यूट है वो तुरंत क्या हो जाता है? क्रिस्टलाइन हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं क्या? क्रिस्टलाइजेशन। अब इसका इस्तेमाल हम कैसे कर रहे हैं? जैसे देखो, तो इसका इस्तेमाल हम तब कर रहे हैं जब हमें पता है कि एक सॉल्यूशन में जो सॉलिड डिजॉल्व है, एक लिक्विड में जो सॉलिड डिजॉल्व, अगर हमें पता है कि जो सॉलिड उसके अंदर डिजॉल्व, उसके पास कौन सी प्रॉपर्टी है? क्रिस्टलाइन की प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? क्रिस्टलाइन की प्रॉपर्टी है। मतलब अगर उसको हीट करके तुरंत ठंडा करेंगे तो क्या हो जाएगा? जम जाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन में हम क्या कर सकते हैं? क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जरा देखो, जैसे कि यहां देखो कि जैसे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, और आप भी जानते हैं कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन में क्या है? जो सॉलिड है वो कौन है? कॉपर सल्फेट। और सॉल्यूशन मतलब वो किसके साथ मिला हुआ बेटा? वाटर के साथ, जो कि एक लिक्विड है, जो कि एक लिक्विड। अब हमको पता है कि एक्चुअल में जो कॉपर सल्फेट है ना, ये क्रिस्टलाइन हो जाता है। क्या हो जाता है? क्रिस्टलाइन हो जाता है। क्रिस्टलाइन हो जाता है मतलब इसको अगर हीट करके तुरंत ठंडा करेंगे तो जम जाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया? हमारे पास सॉल्यूशन पड़ा था या मिक्सचर था, किसका? कॉपर सल्फेट और वाटर का। इसको कहते हैं क्या? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब हमें पता है कि कॉपर सल्फेट क्या हो जाता है? क्रिस्टलाइन हो जाता है। अब इसका फायदा उठा रहे हैं हम लोग, तो हम क्या करेंगे? हमने क्या किया? देखो, वो जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है उसे क्या किया? हीट किया। क्या किया? पहले हीट किया। हीट करने से क्या होगा? वो अभी भी वाटर के अंदर डिसॉल्व है तो घुला ही रहेगा, बट क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन गर्म हो जाएगा। और जैसे ही इस कॉपर सल्फेट के उस हॉट सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे? ठंडा करेंगे। क्या करेंगे? ठंडा करेंगे। अब उसमें जो कॉपर सल्फेट घुला हुआ था वो तुरंत जम के क्रिस्टलाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जम के क्रिस्टलाइन हो जाएगा। आमतौर पे क्या होता है, अगर मैं क्या कहते हैं, चीनी है, चीनी पानी का घोल गर्म किया और ठंडा करूंगा तो क्या होगा?
चीनी जब गर्म मतलब सॉल्यूशन गर्म था तब भी चीनी घुली रहेगी, और जो ठंडा करेगा थोड़ा थोड़ा करके तब भी चीनी घुली रहेगी। बट मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ सब्सटेंस क्या होते हैं जब हीट करने पे हीट करके तुरंत ठंडे किए जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, सॉल्यूशन के अंदर ही क्रिस्टलाइन हो जाते हैं। इसको कहते हैं क्या, क्रिस्टलाइजेशन। और इसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम कब, जब इस तरह का हमको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि हम देख रहे हैं कि भाई जो सॉल्यूशन था उस सॉल्यूशन में जो सॉलिड है, जो मिक्सचर है किसका, सॉलिड और लिक्विड का, उसमें जो सॉलिड है दैट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन, तब हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ इस्तेमाल किया कॉपर सल्फेट और वाटर का सॉल्यूशन था, मैंने देखा कि कॉपर सल्फेट एक सॉलिड है जो एक लिक्विड वाटर में मिक्स है, और कॉपर सल्फेट यहाँ क्या है, एक ऐसा सॉलिड जो क्रिस्टलाइन हो जाता है। तो हमने क्या किया, कौन सा टेक्निक लगाया, क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक। क्या करा, इसको हीट किया, हीट करने से क्या होगा, ये सॉल्यूशन हॉट हो जाएगा, और जैसे ही इसको तुरंत ठंडा करेंगे तो क्या होगा, उस सॉल्यूशन में जो कॉपर सल्फेट है वो क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइन हो जाएगा। और जैसे ही वो क्रिस्टलाइन हो जाएगा तो क्या होगा, फिल्ट्रेशन मेथड का इस्तेमाल करो, उसको पास करना, वाटर पास हो जाएगा फिल्टर पेपर से, और जो उसमें कॉपर सल्फेट क्रिस्टलाइन हो चुका है वो फिल्टर पेपर में रुक जाएगा। और तुम एक चीज यहाँ पर ये भी देख रहे हो कि कभी कभार किसी सेपरेशन में हम एक से ज्यादा टेक्निक का इस्तेमाल भी करें, जैसे इस सारे में देखो ना कि पहले तो क्रिस्टलाइजेशन किया और उसके बाद हमें फिर फिल्ट्रेशन भी इस्तेमाल करना है। तो ऐसा नहीं कि हर मिक्सचर एक ही टेक्निक से सीधा सेपरेट हो जाएगा। पहला वाला नहीं देखा था, शुरुआत वाला ही सुटेबल सॉल्वेंट, वहां दो टेक्निक लगाई, सुटेबल सॉल्वेंट लगाया और फिर फिल्ट्रेशन टेक्निक का भी तो इस्तेमाल किया ही था, क्या नहीं। तो ऐसा थोड़ी है कि कोई भी मिक्सचर को हम सिर्फ और सिर्फ एक मेथड लगा के सेपरेट कर देंगे, कुछ मिक्सचर में एक से ज्यादा टेक्निक भी लगाई जाती है। तो मुझे लगता है क्रिस्टलाइजेशन समझ आया आप लोगों को, तो क्रिस्टलाइजेशन क्या है समझ आ गया, ठीक है। स्टेप्स आपको समझ आ गया कि हम क्या करते हैं कि जो सब्सटेंस है उसको कम से कम पानी मिलाएंगे, कम से कम पानी मिलाने से क्या होगा, उसका एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, हीट करने पे क्या करेंगे, और फिर उसको तुरंत ठंडा करेंगे, ठंडा करने में क्या होगा, सॉलिड क्रिस्टलाइन हो जाएगा, और फिल्टर पेपर से उसको बाकी सॉल्यूशन से अलग कर, ठीक है। चल अब आया क्रोमेटोग्राफी, सुनना जरा, क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल कब होता है। क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक of separating two or more dissolved solid which are present in a solution in a very small quantity। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का इस्तेमाल कब किया जाता है, जब किसी सॉल्यूशन में जो एक, दो या दो से अधिक सॉलिड मौजूद है, वो भी क्या बहुत ही कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा। जैसे आपकी इंक, आपकी जैसे पेन की इंक बनी है, कैसे बनी है तुम भी जानते हो यार, वो जो जैसे तुम होली का रंग बनाते हो नहीं बनाते, उसमें तुम देखो क्या होता है, पानी बहुत ज्यादा होता है, और जो तुम उसमें डाई डालते हो, डाई बोले तो कलर डालते हो, वो कलर बहुत ज्यादा होता है। पूरे पानी की तुलना में अगर देखोगे तो कलर जो डाला गया बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। एक मिनट हो जाए, थोड़ा सा ना पानी मिले। चलो भाई, तो देखो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का इस्तेमाल क्या कह रहा है, कह रहा है क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का इस्तेमाल तब किया जाता है जब एक सॉल्यूशन में दो या दो से अधिक सॉलिड मौजूद है, वो भी बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में। ऐसी स्थिति में किसका इस्तेमाल किया जाता है, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैंने कहा आपकी इंक, पेन की इंक, अब जो इंक है तुम भी जानते हैं इंक कैसे बने, इंक में क्या किया गया है, कोई लिक्विड है, और ऑब्वियसली तुम जानते हो वो लिक्विड वाटर नहीं है भाई, तुमको हल्का पानी मिलाया गया तो तुम्हारा पूरा कागज खराब हो जाता है ना। वहां जो कोई लिक्विड है, अब उस लिक्विड में क्या किया गया है, कई सारे अलग अलग रंगों की डाई मिलाई गई, कई सारे अलग अलग रंगों की डाई मिलाई गई है, तब जाके आपको नीला, काला, लाल रंग बनता है, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि काले रंग का इंक है तो तुम्हें लगेगा, जब तुम मेरा ब्लू पेन है तो ब्लू पेन में तुम बोलेगा भैया क्या, एक लिक्विड लिया होगा और एक ब्लू रंग की डाई में, एक्चुअल में कई अलग अलग रंगों की डाई मिला के वो रंग बनता है, ठीक है। तो वहां लिक्विड है, ठीक है, और वहां क्या है, कई सारे क्या मिलाए गए, अलग रंगों की डाई मिलाए गए हैं। मान लो जैसे कि एक कलर 1 मिलाया गया, एक कलर 2 का डाई मिलाया गया, एक कलर, अब मुझे नहीं पता कि नीले रंग बनाने के लिए कौन कौन से रंगों की डाई
मिलाती है, बट तुम समझ लेना कोई ना कोई तो कलर होंगे जिनके मिलने से नीला रंग बनाया जाता होगा। तो क्या किया, लिक्विड है उसमें क्या किया गया, अलग अलग कलर के डाइज मिलाए गए। डाइज क्या है, ये सब सॉलिड है, ये सब क्या है, सॉलिड्स है। अब देखो कैसी स्थिति है, और तुम खुद जान रहे हो कि वहां स्थिति ऐसी है कि सपोज समझ लो कि अगर इतना सारा लिक्विड लिया होगा तो मान के चलो इसमें चुटकी भर ही ये मिलाया गया होगा, चुटकी भरी ये मिलाया गया, चुटकी भरी ये मिलाया गया होगा। मैं समझाना क्या चाह रहा हूं कि पूरे सॉल्यूशन में अगर तुम देखो जो सॉलिड है उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम है, बहुत कम है। तुम कहीं सोच रहे हो कि इतना इंक बनाने के लिए इतना सारा रंग डाई मिलाया उन्हें, जैसे होली का रंग कैसे बनाते हो, इतना सारा बाल्टी पानी लेते हो, एक पुड़िया पैकेट आता है कलर का वो मिलाते हो, बन जाता पूरा, है कि नहीं। तो सोच लो इसी हिसाब से अंदाजा लगाओ कि वहां पर भी जब इंक बनाई गई है तो बहुत ज्यादा डाई इस्तेमाल हुआ नहीं है, लिक्विड ज्यादा है, और उसमें जो सॉलिड मिलाया गया है वो क्या है, कम है। और ऐसे जगह ऐसी स्थिति में उस लिक्विड में से या उस सॉल्यूशन में से वो दो या दो से अधिक सॉलिड जो कि बहुत ही कम मात्रा में वहां मौजूद है, उनको अलग करने के लिए कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, क्रोमेटोग्राफी। तो समझा क्रोमेटोग्राफी कब इस्तेमाल करनी है, तो क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जहां हम क्या कर रहे हैं, एक सॉल्यूशन में जब दो या दो से अधिक सॉलिड मौजूद है, किसी तो नहीं बोली, मौजूद है स्मॉल क्वांटिटी में, तो उसको सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं क्या, क्रोमेटोग्राफी, है ना। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, जैसे कि हमें सेपरेशन करना है डाइज प्रेजेंट इन दी ब्लैंक इंक। जो ब्लैक इंक है एक्चुअल में ब्लैक इंक को बनाने के लिए एक्चुअल में कई अलग अलग रंगों की डाइज मिलाई जाती है, तब बनता है ब्लैक कलर, है कि नहीं। तो मैंने कहा वहां क्या किया होगा, लिक्विड लिया कोई, मैंने कहा लिक्विड वाटर नहीं है, ये तो कंफर्म है। उसमें क्या करा, अलग अलग कलर की डाइज मिलाई और तब जाके आपका ब्लैक कलर बना। और मैं क्या करना चाह रहा हूं, अब जो आपको ब्लैक कलर दिख रहा है आप जान रहे कि उसमें क्या है, वो एक्चुअल में एक कलर नहीं है। फिर तुमको सोचा कि लिक्विड लिया और ब्लैक कलर का डाई मिला, ब्लैक कलर को डाई होता ही नहीं होगा इसका मतलब, है ना। तो अलग अलग कलर की डाई मिलाई। अब मैं चाह रहा हूं सबको अलग करना, तो कैसे सेपरेट करेंगे, यूजिंग क्रोमेटोग्राफी। अच्छा, इसका सिद्धांत क्या है, सिद्धांत यह है कि जब तुमने लिक्विड में अलग अलग रंग मिलाए, ठीक है, कि आपको एक सिंगल कलर मिल गया और बाद में चाह रहा था कि वापस से क्या कर सकूं, इस लिक्विड में से सारे कलर अलग करके देख सकूं कि कौन कौन से कलर थे, तो मैंने कहा क्रोमेटोग्राफी यूज करेंगे। बट इसका सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पे काम कर रहा है, सिद्धांत ये है कि जब तुमने लिक्विड में अलग अलग कलर की डाई मिलाई थी, तो तुमको बताया था सोल्युबिलिटी, किसी भी लिक्विड में अलग अलग सब्सटेंस की सोल्युबिलिटी क्या होती है, अलग अलग होती है, क्या होती है, अलग अलग। इसी चीज को ध्यान रखो कि जब लिक्विड में ये अलग अलग कलर की डाई मिलाई गई होगी तो इस लिक्विड में इसकी सोल्युबिलिटी अलग रही होगी, इसकी अलग रही होगी और इसकी अलग रही होगी। मतलब ऐसा समझो कि पहले कलर की सोल्युबिलिटी मान लो सबसे कम थी, इसकी उससे ज्यादा, और यहां ये मान लो कि जो कलर थर्ड था इसकी जो डाई की सोल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। अब इस सिद्धांत पे काम करता है, बताएंगे इससे क्या फायदा होगा। फिलहाल याद रखो कि जो क्रोमेटोग्राफी है उसका सिद्धांत यह है कि सॉल्यूशन में जो अलग अलग सॉलिड मिलाए गए हैं उनकी सॉलिडिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। अब इससे फायदा क्या होगा, मैं वापस से प्रिंसिपल पे आऊंगा, पहले यहां देखो, पहले यहां पे, फिर मैं सिद्धांत की बात करूं, सिद्धांत ऐसे समझ नहीं आएगा, ठीक है। अब जैसे कह रहे हैं कि इसी एग्जांपल को लो कि हमें जो ब्लैक कलर की डाई है उसमें से बाकी कलर जिनसे मिलके बना उसको अलग करो, तो पहले देखो क्या किया, यहां देखो, यहां समझ आएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, देखो ध्यान सुनना, हमने एक पेपर का स्ट्रिप लिया और ये कोई नॉर्मल पेपर नहीं है, ठीक है, ये आपकी कॉपी का कागज नहीं है, ठीक है। हमने क्या लिया, पेपर स्ट्रिप लिया, बट इसकी जो मोटाई है आपके नॉर्मल कागज से थोड़ी ज्यादा होती है। मैं कहूंगा बिल्कुल उतना साधारण कागज भी नहीं है जितना साधारण कागज आपके कॉपी का है, एक खास तरह का कागज होता है कागज ही, बट आपकी कॉपी वाला कागज तो कम से कम वो नहीं है। अब हमने क्या किया, देखो उस पर ब्लैक इंक का डॉट लगाया, क्या लगाया, ब्लैक इंक का डॉट। आप भी जानते हो ब्लैक इंक का डॉट क्या है, मिक्सचर है, किसका, लिक्विड होगा और कई अलग अलग रंगों की डाई मिला के वो ब्लैक कलर बनाया। और आज हमको इच्छा हो रही है क्या, वो ब्लैक कलर जिन जिन कलरों से मिलकर बना उन सबको अलग करने की। तो क्या किया, ये पेपर का स्ट्रिप लिया, उसको डिप किया किसमें, एक सॉल्वेंट में, इसमें सॉल्वेंट में, वो सॉल्वेंट आमतौर पे क्या हो सकता है, वाटर हो सकता है। अब क्या होगा, तुम भी जानते हो कागज में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, है ना, और ये पानी क्या होगा, धीरे धीरे पोर से ऊपर चढ़ेगा,
है कि नहीं? अरे तुम अगर एक क्या कहते हैं कॉटन लो, कॉटन को एक लंबा सा धागा बनाओ और उसको ग्लास में डाल दो, क्या होगा? कॉटन नीचे से गीला होते होते ऊपर तक पानी चढ़ जाता है। अब जैसे ही पानी यहां तक चढ़ेगा तो तुम जानते हो क्या होगा? ये जो इंक आपने वहां लगाया है ये पानी में डिजॉल्व होगा। बट तुम भी जानते हो जो आपको ब्लैक कलर दिख रहा है वो सिंगल कलर है ही नहीं, वो कई सारे रंग वहां मौजूद थे, उनके मिलने से ब्लैक बना, उनके मिलने से ब्लैक बना। बट मैंने आपको ये भी तो बोला कि सिद्धांत क्या है इसका, कि जो अलग अलग कलर की डाइज है उन सबकी सॉलिडिटी वाटर में एक जैसी नहीं होगी, किसी सॉलिडिटी ज्यादा होगी, किसी सॉलिडिटी कम होगी। अब इससे फायदा क्या होगा कि जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ेगा तो देखो यहाँ सारे कलर क्या हो गए? पानी में मिल गए। अब पानी जैसे जैसे ऊपर चढ़ेगा तो क्या होगा? उसमें से वो कलर या वो डाई जिसमें मौजूद जो कलर था वो कम सोल्यूबल था, वो पहले ही छूट जाएगा, वो ऊपर तक जा ही नहीं पाए। तुमको सोचना ऊपर तक कलर कौन जाएगा? जो उस लिक्विड में सबसे ज्यादा सोल्यूबल था, है क्या नहीं? तो जैसे सबसे ऊपर क्या दिख रहा है आपको? ब्लू कलर। इसका मतलब क्या था कि ब्लैक कलर में क्या था? एक ब्लू कलर का डाई भी था और उसकी सोल्यूबिलिटी सबसे ज्यादा थी, इसलिए जब पानी ऊपर तक चढ़ा तो सबसे ऊपर तक चला गया। बट देखो सबसे नीचे क्या दिख रहा है? कलर, लड़कियां लोग बोलो कौन सा कलर दिख रहा है? हाँ, पिंक। ठीक है, चलो पिंक दिख रहा है बेटा, पिंक या कह सकते हो हल्का रेड जैसा शेड मिलता है ना। अब ये सबसे नीचे दिखता है, क्यों? क्योंकि इसका सॉल्युबिलिटी पानी में क्या रही होगी? कम रही होगी, इसे नीचे तक ही रहा, ऊपर तक जा ही नहीं पाया। और जब ये ऊपर तक देखोगे तो आपको दिख रहे हैं अलग अलग कलर दिख रहे हैं, तो अलग अलग कलर आपको अलग अलग लेवल पे दिख रहे हैं और इससे साबित हुआ कि जो इंक था उसमें इतने कलरों की डाई मिलाई गई, है ना। बट तुमको समझ आया कि क्रोमेटोग्राफी का सिद्धांत क्या था? ये सिद्धांत था कि किसी सॉल्यूशन में अलग अलग सॉलिड की सॉलिडिटी क्या होती है? अलग होती है। अब अगर सबकी सॉलिडिटी सेम होती तो ये ऊपर तक जाता, और सारे कलर जब ऊपर तक जाते तो फिर ऊपर तक आपको ब्लैक ही दिखाई देता, क्योंकि सारे कलर जब वापस से मिलते ब्लैक ही बनाता। बट इसमें क्या है कि सारे कलर की सॉलिडिटी अलग अलग थी, जिस कलर की सॉलिडिटी सबसे कम थी वो नीचे तक ही जाएगा, ज्यादा ऊपर तक जा ही नहीं पाएगा। जिसकी सॉलिडिटी उससे ज्यादा थी वो थोड़ा और ऊपर तक दिखेगा, जिसकी सॉलिडिटी उससे ज्यादा थी वो थोड़ा और ऊपर तक दिखेगा, और जिसकी सॉलिडिटी सबसे ज्यादा थी वो सबसे ऊपर तक दिखेगा। और इस तरह से फाइनली क्या हो गया कि जो ओरिजिनल आपका कलर था वो किन किन डाइस से मिलके बना वो आपको दिखने को मिल जाता है। ठीक है, तो समझ आया कि क्या कहते हैं आपका क्रोमेटोग्राफी क्या है? यही लिखा था क्रोमेटोग्राफी का सिद्धांत। अब आ जाओ, अब पढ़ो सिद्धांत, अब समझ आएगा क्रोमेटोग्राफी का सिद्धांत। क्रोमेटोग्राफी का सिद्धांत क्या है कि डिफरेंट सब्सटेंस मूव एट डिफरेंट स्पीड ड्यू टू डिफरेंट सॉल्युबिलिटी, है ना। कि जो डिफरेंट सब्सटेंस है वो डिफरेंट स्पीड पे मूव करते हैं, बिकॉज डिफरेंट सब्सटेंस की जो सॉल्युबिलिटी है किसी सॉल्वेंट में वो अलग अलग होती है। जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा स्पीड पे जाएगा, इसलिए ज्यादा ऊपर तक पहुंच जाएगा उतने समय पे, और जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी तो उसकी स्पीड कम होगी, तो उतने ही समय में वो कम ऊपर तक पहुंचेगा, तो नीचे ही दिखाई देगा। बट इससे फायदा क्या हुआ कि जो इंक में क्या थे अलग अलग सॉलिड मिले हुए थे वो क्या हो गए? सेपरेट हो गए। क्या हो गए? सेपरेट हो गए। और इस टेक्निक को कहते हैं क्या? क्रोमेटोग्राफी। क्या कहते हैं बेटा इसको? ये सब स्टेप्स समझ आगे नहीं आगे? ये जो समझा है कि आपको एक स्ट्रिप लेना है, उसमें ब्लैक डॉट लेना है, उसको फिर क्या करना है? उसके एक एंड को वाटर में डिप करना है, फिर छोड़ देना है, फिर तो कैपिलरी एक्शन होगा। इसे कहते हैं क्या? जो पानी अपने आप ऊपर चढ़ रहा है इसे कहते हैं कैपिलरी एक्शन। और कैपिलरी एक्शन की वजह से क्या होगा कि उस ब्लैक कलर की डाई में जो अलग अलग रंग के डाइज हैं वो अलग अलग सॉलिडिटी की वजह से अलग अलग लेवल पे आके ठहर जाएंगे, और इससे आपको वो ब्लैक कलर का डाई किन किन चीजों से मिलकर बना था वो पता लग जाए। अब पढ़ रहे हैं पांचवा। आज ये पांचवा नहीं है, दैट इज 6, है ना। वो मैंने यहां पर आई थिंक चेंज नहीं किया, बट ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा समस्या ठीक है भाई। दैट इज 6। देखो डिस्टिलेशन क्या है? देखो डिस्टिलेशन और वेपरेशन थोड़ा अंतर है। वेपरेशन में क्या कर रहे थे? मिक्सचर किसका था? एक सॉलिड और लिक्विड का, और उसमें भी सॉलिड क्या था? लिक्विड में सॉल्युबल था। यहां पर भी वैसे, यहां पर भी वैसे। बट इवापोरेशन में आपने क्या किया, या वेपरेशन में आपने क्या किया? जो लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर था उसको सिर्फ आप हीट करते थे। हीट करने से क्या होता था कि जो लिक्विड है वो उड़ के चला गया बाहर, आपने इकट्ठा भी नहीं किया उसको बोला जाने दे, और सिर्फ क्या बच गया?
सॉलिड बच गया। जैसे कि हिंदुस्तान की अगर हम बात करें, इंडिया की बात करें, तो जैसे हम बनाते हैं नमक, क्योंकि हमारे पे पानी की कोई कमी नहीं, हमारे पानी की कोई कमी नहीं, हमको नमक चाहिए, तो हम क्या करते हैं, समुद्र का पानी इकट्ठा करते हैं क्यारियों में, और धूप हमारे पास बहुत है, सन की गर्मी से क्या होता है, पानी इवोपरेट करता है, तो जो लिक्विड है वाटर वो उड़ जाता है और नमक बच जाता है। तो हम कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं, इवोपरेशन, क्योंकि पानी हमें चाहिए नहीं। हाँ, हम पानी के लिए उस भरोसे बैठे ही नहीं, हमारे पास बहुत सारी नदियां हैं, हमारे यहाँ बारिश होती है। बट यही उदाहरण लो मिडल ईस्ट कंट्री का, लाइक यूएई, है ना, ओमान, कुवैत, जहाँ नदियां ही नहीं है, भाई लोग पानी कैसे पियेंगे। तो वो क्या करते हैं, तो समुद्र तो उनके पास भी है, समुद्र तो उनके पास भी है, पर समुद्र का पानी पिया जा नहीं सकता, क्यों, खारा है, क्योंकि समुद्र का पानी क्या है, वो तो मिक्सचर है किसका, सॉल्ट और वाटर। अब वो लोग क्या करते हैं, वो डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करते हैं, उनको नमक मिले ना मिले, नमक तो हमसे खरीद लेंगे वो, बट उनको पानी भी चाहिए, है ना। अब वो क्या करते हैं, डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। डिस्टिलेशन में क्या होता है, यहाँ देख, फिर हम डेफिनेशन पे आते हैं। डिस्टिलेशन में क्या है, वो हमारी तरह ऐसे नहीं करेंगे कि सन की गर्मी से हीट किया और पानी उड़ना देंगे, अरे पानी क्यों उड़ना देंगे, उनको पानी चाहिए। तो देखो डिस्टिलेशन में क्या हो रहा है कि जो आपका मिक्सचर था किसका, एक सॉलिड जो कि सॉल्ट लिया हम लोगों ने, और एक लिक्विड जो कि वाटर है। और इस स्थिति में देखो तो क्या है कि जो सॉलिड है वो लिक्विड में पहले की तरह क्या है, मिक्स है। बट अंतर क्या हो रहा है कि हम हीट तो कर रहे हैं, बट हीट करके जरा ध्यान देना, हीट कर रहे हैं और हीट करेंगे कौन से तापमान तक, ऑब्वियसली तापमान जिस तापमान पे वाटर बॉयल हो, तो वाटर के क्या करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट तक इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। अब हीट करने से क्या होगा, वाटर इवापोरेट होगा, बट देखो उसको जाने नहीं देंगे, उसको कलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, उसको कलेक्ट करेंगे। और तुम देख रहे हो कि एक फनल, एक ट्यूब है ना, इस फनल पे क्या कर रहे हैं, उसको इकट्ठा कर रहे हैं, और इकट्ठा करके क्या कर रहे हैं, ठंडा भी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठंडा भी करें। ठंडा करने से क्या होगा, जब पानी इवोपरेट हो, हीट होने से इवोपरेट हुआ था, गैस बना था, जब वो ठंडा होके क्या होगा, कंडेंस होगा, क्या होगा, कंडेंस होगा। तो तुम भी जानते हो जो यहाँ से पानी इवोपरेट हुआ था, कंडेंस ठंडा होके, तो क्या बन जाएगा, वापिस से लिक्विड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, लिक्विड। और इस तरह से प्योर पानी इकट्ठा हो जाएगा, और बाकी नमक तो बच ही जाएगा। इसको कहा गया क्या, डिस्टिलेशन। अब तुम बेसिक अंतर समझ रहे हो इवोपरेशन और डिस्टिलेशन में। इवोपरेशन में सिर्फ हीट करते थे, हीट करने से क्या हो रहा था, जो वहां लिक्विड था वो उड़ जा रहा था वेपर बन के, और सॉलिड बच जा रहा था। बट वहां भी अगर देखो तो मिक्सचर किसका था, सॉलिड और लिक्विड का। स्थिति यही थी कि जो लिक्विड है वो सॉलिड में, सॉरी जो सॉलिड है वो लिक्विड में डिसॉल्व था। तो यहाँ भी तो वही स्थिति थी, तुमने सेपरेशन तो वही किया, वहां भी एग्जाम्पल किसका दिया था, सॉल्ट और वाटर का, यहाँ भी एग्जाम्पल सॉल्ट और वाटर का। यहाँ भी स्थिति वही है कि मिक्सचर किसका है, एक सॉलिड और लिक्विड का। उसमें क्या दिख रहा है कि जो सॉलिड है वो लिक्विड में डिसॉल्व है, बट क्या कर रहे हैं, यहाँ पहले हीट करते हैं, और हीट करने के बाद साथ साथ बाद में कूल भी करते हैं, क्या करते हैं, कूल भी करते हैं। तो ये अंतर है बेसिक किसमें, इवोपरेशन और डिस्टिलेशन। इवोपरेशन से क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, डिस्टिलेशन में क्या कर रहे हैं, पहले हीट कर रहे हैं, और हीट करके जो लिक्विड वेपर बन रहा है उस वेपर को वापस से कूल करके कंडेंस करके लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज डिस्टिलेशन, दैट इज डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन क्या है, डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ लिक्विड टू फॉर्म वेपर। डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस जहां क्या कर रहे हैं, लिक्विड को हीट कर रहे हैं, क्या बनाने के लिए, वेपर। और वहां इतना ही कर रहे थे, है ना, दैट अगर इतना ही करते तो क्या था, ये वेपराइजेशन। बट यहाँ क्या कर रहे हैं, एक ऐसा प्रोसेस जहां लिक्विड को हीट करके वेपर बनाते हैं, एंड देन और तब कूलिंग द वेपर, उसके वेपर को क्या कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं, और क्या पा रहे हैं, वापस से लिक्विड ऑब्टेन कर ले रहे हैं। तो ये बहुत बेसिक सा डिफरेंस है किसमें, इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन। समझ आ रहा है क्या अंतर की बात कर रहा हूं, ठीक है। चलो प्रिंसिपल क्या है कि जो लिक्विड है वो वोलेटाइल है, वोलेटाइल मतलब हीट करने पे इवेपोरेट हो जाता है, और जो सॉलिड है वो क्या है, नॉन वोलेटाइल, उसको हीट करेंगे तो इवेपोरेट नहीं होगा, ठीक है। इस मेथड से अब क्या मिलता है, प्योर वाटर। तो मैंने कहा जितना भी मिडिल ईस्ट है वो पानी ऐसे ही पीता है भाई। उनके बाद तो आबादी है आज की डेट में, एक समय तक वहां लोग थे नहीं, तो पानी की जरूरत कम थी। अब जब आबादी ठीक ठाक है उन लोगों की, तो पानी भी ज्यादा चाहिए, तो कहां से लाते हैं पानी, नदियां तो है नहीं भाई लोगों के पास। वो क्या करते हैं, इस्तेमाल डिस्टिलेशन मेथड का, समुद्र का पानी बड़े बड़े पंपों से उठाते हैं, वहां बड़ी क्या कर सकते, फैक्ट्री तो नहीं कहूंगा, बट एक पूरा फैक्ट्री जैसा ही मानो, जहां क्या हो रहा है, तेल भाइयों के पास खूब है ना, उस तेल को फूक फूक के क्या करेंगे, पानी
गर्म करेंगे, पानी गर्म होगा तो भाप बनेगा, उसको कंडेंस करके वापस से कलेक्ट करेंगे और इस तरह से वो साफ पानी पीते हैं। और हमसे ज्यादा साफ पानी पी रहे हो, हमसे ज्यादा साफ। हम पे नदियां हैं तो क्या करें, नदी को तो नाश मार रखा है ना। उनके पास नदियां नहीं है फिर भी हमसे साफ पानी पी रहे हैं, क्यों? डिस्टिल वाटर पी रहे हैं, है ना। हमारे यहाँ नदियां हैं बट हमने नदियों का नाश मार रखा है, वो हम ही जानते हैं, है ना। अब नदियों का हमारे लिए होना ना होना, अरे नदियों में पानी साफ था, तूने पहले उसको गंदा किया, अब पानी पीने लायक से पहले तुमने क्या बनाया, उसको ना पीने लायक बनाया, अब फिर तो उसको साफ करता है, और साफ करने से कितना ही साफ होता है तुम जानते हो। दिल्ली जल बोर्ड का पानी घरों में आता है, वो पीने लायक है? कहीं पीने लायक नहीं है वो। मैं तो कह रहा हूँ नहाने लायक भी नहीं है। मैं झूठ नहीं कहूंगा, मैं तो अपना सर भी आरओ के पानी से धोता हूँ भाई, है ना। गंजा थोड़ी ना होना है अभी से। जल बोर्ड के पानी से अगर अपना सर धोऊंगा तो बाल ही झड़ने लग जाए, है ना। अभी मैं जवानी तो हूँ, अभी से थोड़ा गंजा होने का शौक है कि नहीं। चल, तो ये सब आप पढ़ लेंगे खुद से। तो अब तक जितने भी हमने 6 मेथड पढ़े बेटा, है ना, उनका इस्तेमाल बता रहे हैं। जैसे फिल्ट्रेशन मेथड कब यूज किया था, देखो सब में एक समानता है, सबके सब में क्या है, मिक्सचर किसका है, सॉलिड और लिक्विड का ही है। बट फिल्ट्रेशन मेथड कब यूज कर रहे थे, जब लिक्विड में जो सॉलिड है वो क्या है, इनसॉल्युबल है। सेंट्रिफिकेशन मेथड कब इस्तेमाल किया था, जब लिक्विड में जो सॉलिड है वो कैसा है, सस्पेंडेड पार्टिकल है। इवापोरेशन का इस्तेमाल कब किया था, जब लिक्विड में सॉलिड कैसा है, डिसॉल्व है। और क्रिस्टलाइजेशन का इस्तेमाल कब कर रहे थे, जब आपके लिक्विड में जो सॉलिड डिसॉल्व है वो कैसा है, वो क्रिस्टलाइन हो सकता है। क्रिस्टलाइन हो सकता है मतलब हीट करने पे, जब उसको ठंडा करेंगे हीट करने के बाद तो वो जम जाता है, ठीक है। और क्रोमेटोग्राफी कब इस्तेमाल करते थे, जब अपने को कलर में से अलग अलग रंग की डाइज सेपरेट करनी है, या बोले तो जब हमें पता है कि सॉल्यूशन में हमें कई सारे सॉलिड मौजूद हैं अलग अलग, सॉरी स्मॉल क्वांटिटी में, तब यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी। और डिस्टिलेशन कब यूज करेंगे, डिस्टिलेशन के केस में भी यही है कि जहां सॉलिड जो है लिक्विड में डिसॉल्व है, बट वहां हमें लिक्विड के साथ साथ, सॉरी सॉलिड के साथ साथ लिक्विड भी चाहिए, तो वहां हम क्या करेंगे, इससे हीट नहीं करेंगे, हीट करके लिक्विड को कूल करके इकट्ठा भी करेंगे, ठीक है। चलिए, दैट इज डिस्टिलेशन। चलिए अब देखिए, थोड़ा सा ही रह गया, ज्यादा टेंशन में बताओ। बात कर रहे हैं किसकी, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर लिक्विड। अब किसका सेपरेशन की बात कर रहे हैं, अब यहां मिक्सचर किसके हैं, दोनों ही लिक्विड है, मिक्सचर में दोनों ही कौन है। तो बात हो रही है कि अगर मिक्सचर किसका है, दो लिक्विड का है, तो कैसे सेपरेट करेंगे। बट यहां हमें 2 टेक्निक पढ़नी, एक है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और एक है सेपरेटिंग फनल मेथड। तो ये 2 मेथड इस्तेमाल किया जाता है किनको सेपरेट करने के लिए, 2 लिक्विड के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। बट ये 2 टेक्निक पढ़ने से पहले हमें 2 शब्दों का ज्ञान होना जरूरी है। एक है मिसेबल लिक्विड और दूसरा होता है क्या, इमिसेबल लिक्विड। क्या होता है, इमिसेबल लिक्विड। तो जरा समझना कि मिसेबल लिक्विड और इमिसेबल लिक्विड क्या है। ये कुछ हेट्रोजीनस और होमोजीनस जैसा ही है ना। मिसेबल लिक्विड क्या है बेटा, जब आपने 2 लिक्विड को मिलाया, जैसे उदाहरण दूं आपको कि तुमने पानी और क्या मिलाया, नींबू का रस। जब पानी और नींबू का रस मिलता है तो क्या बनता है, एक सिंगल लेयर बनती है। क्या बनती है, सिंगल लेयर। या तुमने पानी में क्या मिलाया, रूअफ़ज़ा मिलाया, तो क्या होता है, एक सिंगल लेयर बन जाती है। तो ऐसे 2 लिक्विड के मिक्सचर, जहां 2 लिक्विड को जब हम मिला रहे हैं या 2 से अधिक लिक्विड को भी अगर हम मिला रहे हैं और दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में पूरी तरह से मिल जाके या मिल रहे हैं और मिलके क्या बना रहे हैं, एक सिंगल फेस बना रहे हैं, तो इस तरह का जो मिक्सचर से कहते हैं क्या, मिसेबल लिक्विड। क्या कहते हैं, मिसेबल। ये कुछ ऐसा ही जैसे कि होमोजीनियस मिक्सचर था, जैसे क्या था, होमोजीनियस मिक्सचर। बट मिसेबल लिक्विड का इस्तेमाल तब, ये मिसेबल का इस्तेमाल तब किया जाता है, दो मिक्सचर में दोनों क्या है, लिक्विड है, दोनों ही लिक्विड है। एक्चुअल में होमोजीनियस जैसा ही है, बट होमोजीनियस मत बोल देना इसको, क्योंकि ये शब्द का इस्तेमाल तब हो रहा है जब मिक्सचर में दोनों ही क्या है, दोनों ही कॉन्स्टिट्यूट, फील वही है, फील होमोजीनियस वाला ही है। बट अंतर क्या है कि मिसेबल और इमिसेबल केस में क्या है कि 2 कॉन्स्टिट्यूट जो मिक्सचर के हैं दोनों ही क्या है, लिक्विड। तो एक ऐसा मिक्सचर जहां उसके दोनों कॉन्स्टिट्यूट क्या है, लिक्विड है, और उन दोनों लिक्विड को मिलाने के बाद कैसा मिक्सचर बन रहा है, ऐसा मिक्सचर बन रहा है जो सिंगल लेयर बना रहे हैं। क्या बना रहे, सिंगल लेयर बना रहे हैं और कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, उसे कहते हैं क्या, मिसेबल लिक्विड। जैसे अल्कोहल और वाटर मिला,
दारू और पानी मिलाया, अल्कोहल और पानी मिलाने में क्या होता है, क्या अलग अलग होते हैं, वो पूरा एक साथ मिल जाता है ना। तो कैसा लिक्विड है ये, कैसा मिक्सचर है, मिक्सेबल मिक्सचर कहेंगे, मिक्सेबल लिक्विड कहेंगे। वहीं तुम पानी में जैसे ऑयल मिलाओ, फिर से मिक्सचर किसका है, दो लिक्विड का ही है। बट तुम क्या देख रहे हो, जब दो लिक्विड को मिला रहे हैं तो क्या वो सिंगल लेयर बना रहे हैं, वो सिंगल लेयर नहीं बना रहे हैं, बोले तो पूरी तरह से आपस में मिक्स नहीं होते। और इस तरह से दो लिक्विड का जो मिक्सचर है उसे कहते हैं क्या, इमिसेबल लिक्विड। क्या कहते हैं, इमिसेबल लिक्विड, द लिक्विड दैट डू नॉट मिक्स एंड फॉर्म सेपरेट लेयर। वो मिक्सचर, दो लिक्विड का वह मिक्सचर जो आपस में पूरी तरह से नहीं मिलते हैं और दो या दो से अधिक सेपरेट लेयर बनाते हैं, उन्हें कहते हैं क्या, इमिसेबल लिक्विड। उदाहरण के लिए जैसे ऑयल और वाटर मिलाया, पेट्रोल और वाटर मिलाकर तो क्या होगा, पेट्रोल हल्का होता है तो ऊपर होगा, पानी भारी होता है तो नीचे हो जाएगा। इसी प्रकार से कैरोसिन, दैट इज मिट्टी का तेल बोलते हैं इसको हिंदी में, और वाटर मिलाओगे तो ये भी क्या बनाएगा, एक इमिसेबल लिक्विड बनाएगा। क्यों, दोनों आपस में पूरी तरह से मिलते नहीं। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे सेपरेशन टेक्निक इनका, दो लिक्विड्स का, दो लिक्विड का। बट उसको पढ़ने से पहले भी हमने पढ़ा कि आपको ज्ञान होना चाहिए कि मिसेबल लिक्विड क्या है और इमिसेबल लिक्विड क्या है। तो मिसेबल लिक्विड कौन है, दो लिक्विड का ऐसा मिक्सचर जहां दोनों लिक्विड आपस में कंप्लीटली मिक्स होके एक सिंगल लेयर बनाते हैं। तो ऐसे दो लिक्विड का मिक्सचर क्या कहलाता है, मिसेबल लिक्विड। और दो लिक्विड का या दो लिक्विड से अधिक लिक्विड का मिक्सचर जहां पर वो पूरी तरह से नहीं मिल रहे हैं और एक सिंगल लेयर नहीं फॉर्म करते हैं, उसे कहते हैं इमिसेबल लिक्विड। उदाहरण आपको पता है ऑयल और वाटर है, क्या है, ऑयल और वाटर। ठीक है, बाकी हम आ जाते हैं वापस से। तो अगर मिसेबल और इमिसेबल का मतलब समझ आ गया तो हम आ जाते हैं अपने सेपरेशन टेक्निक ऑफ व्हाट, टू लिक्विड। और तुमको पता है यहाँ दो मेथड हमें पढ़ने, वन इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, अनदर इज सेपरेटिंग। देखो तुमने डिस्टिलेशन पढ़ा था, नहीं पढ़ा था डिस्टिलेशन? डिस्टिलेशन में क्या करते हैं, हम पहले हीट करते हैं, उससे क्या होता है, एक सब्सटेंस वेपर बनता है और फिर उसको कूल करके कंडेंस करके लिक्विड फॉर्म में दोबारा से पा लेते हैं। अब देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वर्ड तो वहां पर है ही, और एक वर्ड साथ में आ गया क्या, फ्रैक्शनल। अगर यही काम हम दो बार करें, दो से अधिक बार करें तो क्या कहलाएगा, ये फ्रैक्शन, टुकड़ों में कर रहे। कैसे, जरा देख, मैं एग्जांपल समझा, या पहले थ्योरी पढ़ ही लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ते समझ नहीं आएगा बट फिर हम वापस पढ़ लेंगे, बट एक बार लगता पढ़ ही लेते। देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग टू और मोर मिसेबल लिक्विड। पहले तो दिमाग में डाल लो कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल कब करोगे, जब दो लिक्विड का मिक्सचर कैसा है, समझ आ गया। तो जो मिसेबल लिक्विड होते हैं, मिसेबल लिक्विड मतलब दो लिक्विड का ऐसा मिक्सचर जहां दोनों लिक्विड पूरी तरह से आपस में मिले हुए हैं, उनको सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम पता क्या करते हैं कि जब दो लिक्विड का मिक्सचर कैसा है, मिसेबल है, बट दोनों का बॉइलिंग पॉइंट तो अलग अलग होता है ना, इसका फायदा उठा है ना। जैसे उदाहरण से ही समझाते हैं कि जैसे क्या किया कि मेरे पास जो मिक्सचर था वो किसका था, वाटर और अल्कोहल का। किसका, वाटर और अल्कोहल का। अब देखो वाटर और अल्कोहल दोनों ही क्या है, लिक्विड। तो मिक्सचर किसका है, लिक्विड, लिक्विड का। उसमें भी तुम देखो कि वाटर और अल्कोहल जब आपस में मिलते हैं तो कैसा मिक्सचर बनाएंगे, मिसेबल की इमिसेबल, मिसेबल बनाएंगे। बट देखो दोनों आपस में मिल तो गए बट दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, अलग अलग है। इसका फायदा उठा रहे हैं हम किसमें, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जैसे हमें पता है कि जो वाटर यहां पर है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, और वहीं जो अल्कोहल है उसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से क्या है, कम है, कितना, 78 डिग्री सेल्सियस। तो अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, देखो डिस्टिलेशन ही हो रहा है। अभी आपको समझ आएगा तो फ्रैक्शनल क्यों रखा है, क्योंकि आप वही काम दो या दो से अधिक बार कर रहे हो। जैसे इस केस में क्या किया, ये हमारा मिक्सचर है किसका, वही अल्कोहल और वाटर का। अब क्या किया, हम पहले इसको हीट करेंगे किस पे, अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट पे। दोनों लिक्विड में से जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, पहले उस टेम्परेचर पे क्या करेंगे, डिस्टिलेशन। जो कर दो डिस्टिलेशन रहे बट डिस्टिलेशन किस पे, इस टेम्परेचर पे कर रहे। तो क्या किया, इसको आप पहले हीट करेंगे कितना, यहाँ थर्मामीटर लगाए और इसको सिर्फ हीट करेंगे कितना, 78 डिग्री सेल्सियस पे। उससे होगा क्या, जब उसको 78 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे तो तुम भी जानते हो
सिर्फ एल्कोहल इवोपरेट होगा, सिर्फ क्या होगा, एल्कोहल ही इवोपरेट होगा, वाटर इवोपरेट नहीं होगा। अब क्या किया, जैसे इसको 78 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया तो क्या हो गया, एल्कोहल इवोपरेट हुआ, एल्कोहल जो वेपर बनेगा तो इस फनल में जाएगा और इस फनल में क्या करेंगे, उसको कंडेंस करेंगे, क्या करेंगे, कंडेंस करेंगे और क्या हो जाएगा, वापस आपको एल्कोहल मिल जाएगा। और एक स्थिति ऐसी है कि जब आप देखेंगे वेपर बनना बंद हो गया, वेपर बनना बंद हो गया मतलब इसमें जितना भी अल्कोहल था सबका सब इवोपरेट हो गया, है कि नहीं। कर क्या रहे, कर तो डिस्टिलेशन ही है कि नहीं, बट किसके लिए, सिर्फ एल्कोहल के लिए। अब क्या करोगे, अब इसका टेम्परेचर बढ़ा दोगे, कितना कर दोगे, 100 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होगा, चल डिस्टिलेशन रैपिड कैसे रहा है, डिस्टिलेशन टुकड़े में हो रहा है, किसमें हो रहा है, टुकड़े में हो रहा है, इसीलिए कहा गया क्या, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। समझ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। अब 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे, अब क्या होगा, यहाँ पर जो वाटर है वो इवोपरेट होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, वेपर बनेगा, इस फ्लास्क से गुजारोगे, ठंडा करोगे, कंडेंसेशन होगा, और जब कंडेंसेशन होगा तो क्या होगा, वापिस से अब ये बीकर हटा दोगे ना, दोबारा मिला दोगे उसी में, बीकर बदलो और उसमें क्या होगा, फायदा क्या हो, उसी में मिलाना था तो, है ना। अब फिर उसमें क्या मिल जाएगा, आपको वाटर मिल जाएगा। तो क्या किया तुमने, मैं डिस्टिलेशन ही किया, बट आई थिंक 2 बार, एक बार एल्कोहल के लिए किया और एक बार वाटर के लिए किया, इसको कहा गया क्या, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। समझ आया। अब आई थिंक अब डेफिनेशन पढ़ो तो अब समझ आ जाएगा, क्योंकि तुमको प्रोसेस समझ आ गया और तुमको ये भी समझ आ गया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब कर रहे हैं, मिसेबल लिक्विड के लिए कर रहे हैं। और किस सिद्धांत पे काम कर रहा है ये, वो सिद्धांत भी समझ आ गया होगा कि मिसेबल लिक्विड में जो लिक्विड 2 या 2 से अधिक मौजूद है उन सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले उसमें जो लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है उस पर डिस्टिलेशन कराएंगे, फिर उससे ज्यादा वाले पे, फिर उससे ज्यादा वाले पर, ऐसे लास्ट तक करते रहेंगे। फिलहाल तो हमने एग्जांपल किसका दिया, एल्कोहल और वाटर का। वहां तो क्या थे, सिर्फ 2 ही थे, वहां तो सिर्फ क्या थे, 2 ही थे। अब पढ़ लेते डेफिनेशन कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग 2 और मोर मिसेबल लिक्विड। समझ आ गया होगा। अभी हमने किसके लिए किया, एल्कोहल और वाटर के लिए। कैसे लिक्विड थे, मिसेबल। तो कहता है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस जहां इस्तेमाल करते हैं किनको अलग करने के लिए, 2 या 2 से अधिक मिसेबल लिक्विड को। बाय कैसे कर रहे हो, डिस्टिलेशन ही कर रहे हो, बाय डिस्टिलेशन ही कर रहे हो। द डिस्टिलेशन बीइंग कलेक्ट, जो डिस्टिलेंट है उसको क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ठीक है, इन फ्रैक्शनल बॉइलिंग एंड डिफरेंट टेम्परेचर। और जो डिस्टिलेंट है जिसको अलग कर रहे हो उसको क्या कर रहे हो आप, अलग अलग तापमान पे डिस्टिल कर रहे हो, इसीलिए उसे कहा गया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बेसिक पॉइंट क्या है इसका, डिफरेंस का मतलब प्रिंसिपल का बेसिक पॉइंट क्या है कि बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किस सिद्धांत पे बेस्ड है कि मिसेबल लिक्विड में जो अलग अलग लिक्विड है बेटा उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, उस चीज का यहाँ फायदा उठा रहे। इस्तेमाल क्या है, वही पहले तो बता ही दिया, जैसे एल्कोहल और वाटर का मिक्सचर है उसको सेपरेट करने के लिए कर सकते हैं। एसीटोन और वाटर का मिक्सचर, देखो एसीटोन और वाटर दोनों ही लिक्विड है और एसीटोन और वाटर पूरी तरह से आपस में मिल जाते हैं, बट दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, अलग अलग है। तो इसके लिए भी क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। पहले क्या करेंगे, एसीटोन के बॉइलिंग पॉइंट पे करेंगे, उससे एसीटोन क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, फिर वाटर के लिए कर लेंगे, ठीक है। अच्छा ये चीज देखो, पेट्रोलियम जानते हो, पेट्रोलियम इज नॉट पेट्रोल, पेट्रोलियम इज क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। कच्चे तेल को कहते हैं क्या, पेट्रोलियम, ठीक है। अब जो आपका पेट्रोलियम है जिसको हम क्रूड ऑयल और हिंदी में कच्चा तेल कहते हैं, पेट्रोल नहीं कह रहा हूं, पेट्रोलियम कह रहा हूं। जब धरती से पेट्रोल नहीं निकलता, धरती से पेट्रोलियम निकलता है, दैट इज क्रूड ऑयल। अब वो जो क्रूड ऑयल है ना बेटा, वो एक मिसेबल लिक्विड है। क्या है, एक मिसेबल लिक्विड। उसके अंदर में बेटा पेट्रोल है, उसके अंदर कैरोसिन ऑयल है, उसके अंदर डीजल है, उसके अंदर एविएशन फ्यूल, एविएशन फ्यूल समझते हो जिससे आपके एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं, वो पेट्रोल से नहीं उड़ता है, वो एक खास तरह का पेट्रोल है। तुमको लगा कि पेट्रोल से उड़ता है, वो बहुत खास तरह का पेट्रोल है ना, उससे उड़ता है। और भी कई तरह की चीजें इसमें होती है। जो आपके सर्दियों में जो वैसलीन आती है, उस वैसलीन के डब्बे में लिखा होगा, क्या लिखा रहता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। क्या लिखा रहता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो जो वैसलीन का वैक्स है वो भी कहां से आता है, क्रूड ऑयल से ही आता है, दैट इज क्या, वैसलीन लिख दो क्या, है ना। अब जब धरती से तेल निकलता है, इसको हम हिंदी में कच्चा तेल कहते हैं। क्या कहते हैं, कच्चा तेल कहते हैं। वो कच्चा तेल जो काला कीचड़ जैसा दिखता है, क्यों,
उसके अंदर पानी है, मड है, बस धरती से निकालो तो सब कुछ निकलता है बच्चा, उसमें पानी निकलेगा, रेता निकलेगा, और वो सब चलो फालतू की चीजें, बट काम की चीजें भी उसके अंदर बहुत सारी है। जैसे उसके अंदर पेट्रोल है, कैरोसिन है, मिट्टी का तेल, थिनर है ना, उसके अंदर है डीजल है, एविएशन फ्यूल है, वैसलीन और नहीं जाने कितने पता नहीं 100 तरह के सब्सटेंस उसमें से निकलते, और सबके सब क्या है, एक साथ मिले हुए। तो कैसा लिक्विड है, दिखता है अलग अलग, मिजिबल लिक्विड है। क्या है, मिजिबल लिक्विड। और इन सबको अलग कैसे करते हैं, बट इन सबके तापमान क्या है, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग। क्या है, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग। तो क्या करते हैं, एक ऐसा ही सेटअप क्रिएट किया, इसमें क्या डालेंगे, क्रूड ऑयल। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसको बॉईल करेंगे। क्या, अब मुझे तापमान नहीं पता किसका कौन सा टेम्परेचर क्या है, सपोज करो सबसे, मैं सपोज कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, सपोज मुझे नहीं पता कि इनमें से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा और किसका कम है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे किसके बॉइलिंग पॉइंट पे, उसके बॉइलिंग पॉइंट पे जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है ना। मान लेते हैं जैसे कि क्या, कहां चला गया, मान लेते हैं जैसे कि पेट्रोल, ठीक है। अब उसके बॉइलिंग पॉइंट पे जब हीट करेंगे तो क्या होगा, तुम भी जानते हो पूरे क्रूड ऑयल में सबका सब तो वही रहेगा, पेट्रोल इवोपरेट होगा। पहले कंडेंस करेंगे, ठंडा करेंगे, पेट्रोल अलग हो जाएगा। जब देखेंगे पेट्रोल सारा अलग हो गया, अब क्या करेंगे, तापमान बढ़ाएंगे और बॉइलिंग पॉइंट कहां सेट कर देंगे, उस लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पे जिसका बॉइलिंग पॉइंट पेट्रोल से ज्यादा है कि नहीं। सपोज करो, जैसे सपोज कैरोसिन का है, फिर क्या करेंगे, कुछ देर तक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसके बॉइलिंग पॉइंट पे होगा, कैरोसिन के, कैरोसिन इवोपरेट होगा, कंडेंसेशन हो, कैरोसिन अलग हो जाएगा। और फिर बॉइलिंग पॉइंट सेट कर देंगे किसके, किसी दूसरे के जिसका बॉइलिंग पॉइंट उससे ऊपर आता होगा। और इस तरह से कई फ्रैक्शन में क्या होगा, कई अलग तरह की सब्सटेंस उस क्रूड ऑयल में से अलग हो। ठीक है, इंडिया में तेल निकलता नहीं, बट इंडिया में वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, समझो, गुजरात में। मुझे जगह का नाम याद है, आई थिंक जामनगर है ना। अंबानी जो लोग इतने अमीर है, ऐसी अमीर नहीं है। हिंदुस्तान में तेल नहीं निकलता है, बट दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी कहाँ है, इंडिया में। किसका है, मुकेश अंबानी है ना, जिनका तुम नेटवर्क भी यूज करते हो, जियो है ना। तो जियो तो उनका नेटवर्क वाला बिजनेस हो गया, बट उनका जो शुरुआत का जो बिजनेस है वो क्या है, पेट्रोल की रिफाइनिंग। बाहर देश से क्या खरीदते हैं, कच्चा तेल खरीदते हैं, और कच्चा तेल खरीद के क्या करते हैं, कच्चा तेल समझ लो, उस कच्चे तेल को रिफाइन करके, और वहां उनकी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, यही हो रहा है। इतने छोटे सेटअप में नहीं हो रहा, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इतना बड़ा हमारा कॉलोनी है ना, हमारी कॉलोनी छोटी है, उस कॉलोनी से बड़ा साइज है किसका, सोचो, मैं वर्ड यूज किया, वर्ल्ड का सबसे बड़ा, तो सोचो कितना बड़ा ही होगा, बहुत है कि नहीं। तो हमारी कॉलोनी छोटी पड़ जाएगी, इतने बड़े में गूगल करना, वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी तुमको मिलेगी कहाँ, गुजरात में। और उसके फोटो देखना, जब फोटो देखोगे तुम्हें लगेगा हमारा जिस कॉलोनी में हम रहते हैं ये छोटी है। इतना बड़ा पूरा इंडस्ट्री है वो, जहाँ क्या हो रहा है, मोटे मोटे तौर पे देखो तो ये प्रोसेस चल, कच्चा तेल आता है, कच्चे तेल का क्या कराते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराते हैं, और उस कच्चे तेल में से कई अलग अलग तरह के सब्सटेंस अलग करते हैं। और फिर क्या करते हैं, मान लो दुनिया को बेचते हैं तेल। अब जैसे कई सारे देश है, जैसे लाइक श्रीलंका है, अब वो हम लोगों के पास ऑयल रिफाइनरी है, हम तो कच्चा तेल खरीदते हैं। हम तो क्या खरीदते हैं, हम किसी से तेल नहीं खरीदते, हम खरीदते हैं कच्चा तेल। हम कच्चे तेल को खुद रिफाइन करते हैं, उससे पेट्रोल डीजल निकालते हैं, अपना इस्तेमाल करते हैं और दुनिया को बेचते हैं। बट जैसे श्रीलंका देखो, नेपाल है, इनके पास कोई ऑयल रिफाइनरी नहीं है, तो ये थोड़ा कच्चा तेल खरीदते हैं, ये हम लोगों से क्या खरीदते हैं, पेट्रोल डीजल है ना। क्योंकि हमारे पास वो क्षमता है कि क्या हम ऑयल की रिफाइनरी करते, और भी देश है बट हम भी करते। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी इंडिया में है, गुजरात में। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये एग्जांपल में क्यों दे रहा हूं, क्योंकि एक्चुअल में तुम जरा देखना, यही वहां चल रहा है, यही वहां चल रहा है। बट ऐसे नहीं कि तुम एक शीशे का क्लास ले रखा है, तुम सोचो कि अनिल अंबानी जी की फैक्ट्री में ये चल रहा है, ऐसा है। अरे ये तो खाली बेसिक बताया गया ना, छोटे लेवल पे। तुम सोचो इंडस्ट्री है तो बहुत बड़े बॉयलर है, बहुत बड़े बॉयलर है, कम से कम 15-15 10-10 मंजिल ऊंचे बॉयलर होंगे, जिसके अंदर कच्चा तेल डाला जाता है, उस वहां चल रहा है, बहुत बड़े लेवल, बहुत बड़े लेवल पे। इतना आसान थोड़ी ना ये सब करना, जितना आसान सुनने में लग रहा है कि ये करा वो करा, है ना, टेम्परेचर मेंटेन रखना है ना।
ये भी तो बहुत सेंसिटिव चीज है। चलो आगे चलेंगे। तो मुझे लगता है आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन समझ आया होगा। अच्छा देखो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल एक चीज और में किया जाता है। ये जो एयर है हमारे चारों तरफ, ये मिक्सचर है क्या, कई सारी गैसेस का। और मेरा अगर मन करे कि मुझे ऑक्सीजन अलग चाहिए इसमें से, है ना, नाइट्रोजन अलग करनी है, आर्गन अलग करनी है, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। और देखो वहां भी फायदा इसी का उठा रहे कि इस हवा में जो अलग अलग गैसेज हैं, सबके बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है, अलग अलग। बट जरा इंटरेस्टिंग देखो, नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट देख रहे हो कितना है, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी माइनस में। तभी तुम्हारे जो कमरे में नाइट्रोजन किस फॉर्म में है, गैस की फॉर्म में ही होगा मेरे भाई। उसको बॉयल होने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, -196। टेम्परेचर -196 से जब नीचे जाएगा तब तो वो लिक्विड बनेगा, और टेम्परेचर का -196 और उससे ऊपर रहेगा तो वो गैस ही रहेगा। क्या रहेगा, गैस। बट उसका भी बॉइलिंग पॉइंट है कि नहीं है। फिर आर्गन का देखो, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, -186 डिग्री। इंटरेस्टिंग है कि नहीं है कि गैसेस के बॉइलिंग पॉइंट भी होते हैं, है ना। बट धरती पे इतना तापमान होता कहाँ है, माइनस में। इसलिए तुम्हें धरती पे कभी भी ये सारी चीजें लिक्विड फॉर्म में दिखती ही नहीं है नेचुरली। बट अगर तुम इस कमरे में तापमान बहुत ठंडा कर दो, ठंडा करके मतलब कितना कर दो, सपोज -200 पे ले जाओ, कितने ले गए, -200 पे ले गए, नहीं -200 पे ले गए तो क्या होगा, सबके सब किस फॉर्म में आ जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। किसमें आ जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में। और धीरे धीरे जब मैं तापमान बढ़ाऊंगा, जैसे कि -1 बढ़ा रहा हूं ना, तापमान तापमान बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है भाई, +1 हो गया, है कि नहीं, समझ लो। जैसे तापमान बढ़ेगा और जैसे तापमान बढ़ते कितना हो जाएगा, 196, तो तुम जानते हो नाइट्रोजन क्या होने लग जाएगी, लिक्विड से गैस फॉर्म में बदलना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल एयर में मौजूद डिफरेंट गैसेस को सेपरेट करने के लिए भी करते हैं। और यहां भी देखो वही सिद्धांत अपना रहे हैं, क्योंकि अलग अलग गैसेस जो एयर में हैं उन सबका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, अलग अलग। बट तुम जान रहे हो इसके लिए पहले तो क्या करना पड़ेगा, हवा को ठंडा करके पहले लिक्विड बनाना पड़ेगा, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बनाने के लिए मिक्सर किस फॉर्म में होना चाहिए, लिक्विड की फॉर्म में होना चाहिए। क्या करते हैं, हवा को पहले ठंडा किया जाता है। कितना ठंडा कर देंगे, जैसे सपोज कितना पहुंचा दिया, -200 डिग्री सेल्सियस पे। उसमें क्या होगा कि हवा के अंदर जितनी भी गैसेस सब क्या हो जाएंगी, लिक्विड बन जाएंगी। क्या बन जाएगी, लिक्विड बन जाएगी। अब जब लिक्विड बन जाएगी तो अब हम क्या करेंगे, तो पहले तो क्या किया कि एयर को कंप्रेस किया और कूल किया। तो हवा जो कमरे में से पहले कलेक्ट किया, कलेक्ट करके क्या करा, उसको पहले कंप्रेस और कूल किया। कंप्रेस और कूल करने से क्या होगा, जितनी भी एयर है वो किस फॉर्म में आ जाएगी, लिक्विड एयर हो जाएगी। लिक्विड एयर ना, लिक्विड की फॉर्म में आ जाएगी। और अब करेंगे क्या, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब उसको हीट करेंगे। बट तुम भी जानते हो सबसे पहले किसको हीट करेंगे, सबसे पहले टेम्परेचर सेट करेंगे नाइट्रोजन वाला। भाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहां से स्टार्ट करते हैं, लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट से हाईएस्ट की तरफ जाते हैं। सीधा हाईएस्ट कर देगा तो सारे उड़ जाएंगे एक साथ, ये नहीं। तो क्या करा पहले, तो पहले तो एयर को कंप्रेस करके कूल किया, क्या बनाया, लिक्विड एयर बनाया। अब लिक्विड एयर जब बनाया तो क्या करेंगे, उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। सबसे पहले उसको हीट करेंगे किस तापमान पे, जो नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट है, जो कि इन तीनों में नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। तो 196 पे उसको हीट करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, नाइट्रोजन इवापोरेट होगा, ठंडा करके कलेक्ट कर लेंगे तो नाइट्रोजन अलग हो गया। फिर क्या करेंगे, तापमान को बढ़ाएंगे। तापमान बढ़ा के 196 से क्या कर दिया, बढ़ा के 1 माइनस, बढ़ा ही नहीं बढ़ा, है ना। और फिर क्या होगा, आर्गन इवापोरेट होने लग जाएगी। आर्गन को कंडेंस करके फिर इकट्ठा कर लेंगे। और फिर बाद में फिर बॉइलिंग पॉइंट को सेट करेंगे किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। कितना, -183 डिग्री सेल्सियस। इस पे ऑक्सीजन इवापोरेट होगा और अगेन उसको कूल करके कंडेंस कर लेंगे। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक से हवा में मौजूद डिफरेंट गैसेस को भी अलग अलग कर सकते हो। ठीक है, चलो खत्म होने वाला, ज्यादा टेंशन है मत। लास्ट, सेपरेटिंग फनल मेथड। देखो सेपरेटिंग फनल मेथड भी किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, दो लिक्विड के मिक्सचर के। बट तब इस्तेमाल हो रहा है जब दो लिक्विड का मिक्सचर कैसा है, इमिसेबल है। क्या है,
दो लिक्विड का मिक्सचर कैसा है? इमिसेबल है। क्या है? इमिसेबल है। जैसे कि उदाहरण से समझाते हैं कि आपका जो मिक्सचर था किसका था? सपोज वाटर और ऑयल। अब दो कैसा मिक्सचर है? दो लिक्विड का मिक्सचर है। और दो लिक्विड का कैसा मिक्सचर है? दोनों ही क्या है? क्या आपस में कंप्लीटली मिक्स हो रहे हैं? नहीं हो रहे। आप भी जानते हैं पानी भारी होने की वजह से नीचे रहेगा और ऑयल हल्का होने की वजह से ऊपर रहेगा। अब इस तरह के जो इमिसेबल लिक्विड है बेटा, उनको सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कौन से टेक्निक का? सेपरेटिंग फनल टेक्निक का। कुछ नहीं है, देखो बहुत सिंपल सिद्धांत है कि आपने क्या किया, इस पूरे को कहते हैं क्या? सेपरेटिंग फनल। इस सेपरेटिंग फनल में आपने क्या डाला? आपने मिक्सचर डाला। अब इसमें हो क्या रहा है? देखो कि पानी जो है, क्योंकि दोनों ही कैसे मिक्सचर है? इमिसेबल है, तो पानी भारी होने से नीचे रहेगा और ऑयल हल्का होने की वजह से ऊपर रहेगा। अब मैं क्या करूंगा? टैप दिख रहा है आपको? इसको कहते हैं स्टॉप को। क्या कहते हैं? स्टॉप को। इसको मैं ऑन करूंगा। अब पानी धीरे धीरे करके एक एक बूंद करके नीचे गिरता रहेगा, है कि नहीं? और जैसे ही मैं देखूंगा कि प्लेयर यहां तक पहुंच गया, मैं बंद कर दूंगा। इससे क्या होगा? पानी सिंपल तो है, इससे सिंपल क्या होगा, है ना? पर ध्यान से करना है ना? और फिर क्या देखा कि पानी सारा चला जाएगा और जैसे देखा कि पानी खत्म हो गया, ऑयल का नंबर आने था, क्या कर दिया? बंद कर दिया। लो, इस तरह से क्या करा तुमने? एक इमिसेबल लिक्विड को सेपरेट कर, ठीक है? और इसको कहते हैं क्या? सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल इज अ स्पेशल फनल। इसको कह रहे हैं सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल क्या है? स्पेशल फनल है, फिटेड विद, जिसपे क्या लगा रखा है? एक स्टॉप को, जिसको हम कह सकते हैं क्या? एक नल का टैप जैसा लगा रखा है, जो कि इस्तेमाल किया जाता है किसको सेपरेट करने के लिए? मिसेबल लिक्विड को। इसका जो प्रिंसिपल क्या है कि जो इमिसेबल लिक्विड है उनमें जो लिक्विड है उनकी डेंसिटी अलग अलग होती है। तो जो हाईली डेंस लिक्विड होगा वहां पर वो नीचे रह जाएगा और जो उससे कम डेंस होगा वो ऊपर रहेगा, है कि नहीं? चलो, ये क्या कर रहे थे मैंने तुमको समझा दिया। ये जो स्टेप्स लिखे हैं यहाँ पर समझा दिए कि तुमने इसमें डाला, फिर इसको टैप को खोला, तब तक खोल के रखना जब तक नीचे वाला सब्सटेंस ना निकल जाए, फिर बंद कर देना, ठीक है? चलो, ये मैंने आपको समझा ही दिया, है ना? सेपरेटिंग फनल मेथड किसके लिए? वाटर और केरोसिन के लिए। वाटर जब केरोसिन था तो क्या? वाटर हल्का होने से नीचे रहेगा, केरोसिन भारी, उल्टा बोल दिया, वाटर भारी होने से नीचे रहेगा, केरोसिन की डेंसिटी कम है उस वजह से ऊपर रहेगा। अब क्या करोगे? आपको क्या देखने को मिलेगा कि वाटर नीचे रहेगा, लिक्विड वाटर नीचे रहेगा और दूसरा लिक्विड जो ऑयल है वो ऊपर रहेगा, केरोसिन। फिर वही कहानी मैंने कहा, स्टॉप को खोलो, ड्रॉप ड्रॉप करके गिरेगा। हमारे जैसा आदमी को हम थोड़ा तेज खोल देंगे, है ना? क्योंकि अभी तो जगह है, लास्ट में थोड़ा सा स्लो कर देना, है कि नहीं? और जैसे देखा सारा पानी निकल गया, इसको बंद कर देना। इस तरह से आप क्या कर सकते हो? जो इमिसेबल लिक्विड है किसका? वाटर और केरोसिन का, इसको अलग कर सकते हो। और इसी प्रकार से लास्ट कहानी खत्म। यहां देखो, यहां तीन है, मरकरी, वाटर और बेंजीन, है ना? तीन लिक्विड है, बट इंटरेस्टिंग है तीनों के तीनों क्या है? आपस में मिलते नहीं है। कैसा मिक्सचर बनाते हैं? इमिसेबल। तीनों का डेंसिटी भी अलग अलग है। जैसे यहां देखो, सबसे भारी होता है मरकरी, वो सबसे नीचे दिख जाएगा। उससे हल्का होता है वाटर, वो उसके ऊपर दिखेगा। और बेंजीन की डेंसिटी सबसे कम है, इसलिए सबसे ऊपर दिखेगा। बाकी तुम्हें पता है क्या करना है, इसको चालू करेंगे, छोटी मरकरी को जाने देंगे, जैसे देखा सारा मरकरी करके बंद कर देंगे, और फिर नीचे एक और बीकर लगाओ। अब पानी को जाने दो, फिर बंद कर देना, और फिर तो लास्ट में क्या रह जाएगा? बेंजीन ही रह जाएगा, उसको भी निकाल देना एक ही बार में, है कि नहीं? और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? मरकरी, वाटर और बेंजीन के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं बाय सेपरेटिंग फनल। तो समझ आया कि नहीं आया? और इस मुश्किल था, क्लास हमने थोड़ी लंबी ली, बट आई थिंक ऐसा हैक्टिक नहीं था ना, था क्या? और तुमको पता तुम्हारा क्या काम है, तो मेरी तरफ से चैप्टर खत्म हो गया है। हर बार की तरह तुमको पता तुम्हारा काम क्या है मेरे भाई अंकुश, जो मैंने भाई पढ़ाया है, कम से कम मेरे भाई इतना पढ़ा करो। कम से कम मैंने बोला, इससे ज्यादा तो पढ़ना ही होता है, बट इससे कम तो बिल्कुल भी मत पढ़ना। इतना तो कम से कम बेयर मिनिमम पढ़ना है। बाकी इसके अलावा आप भी जानते, छोटी खुशी, आप पे देखो कितना सवाल है, बट देखो अगर ये जो बातें बताई अगर आपने ध्यान से सुनी है, तो आप इस स्थिति में है कि आप उन सवालों के जवाब दे पाओगे। अब तुम घर जाके देखेगा नहीं बेटा, तब तो फिर बड़ी समस्या है, तब तो बड़ी क्या है? समस्या है। चैप्टर बोलोगे एक बार? चैप्टर 5 है ना?
तो इतना पढ़ लेना, मेजर चैप्टर खत्म है। आई थिंक 4 क्लास में हमने चैप्टर खत्म किया है ना। और छुट्टी का देखो यही फायदा है कि भाई कम से कम थोड़ी क्लास लंबी ले सकते। आपके स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है इतनी लंबी क्लास हो नहीं पाएगी, चीजें थोड़ी स्लो वैसे ही हो जाए। तो छुट्टियां उसका फायदा उठाओ। आई थिंक इसके अंदर हो सकता है मैथ का आपको एक चैप्टर कराऊंगा, मुझे लगता है मैथ का मैं चैप्टर कराऊंगा आई थिंक 2, है ना। आइडली मैंने तुमको पढ़ा रखा है, बट आई थिंक मैंने देखा कि नई वाली बुक में क्या है ना, जो मैंने आपको पॉलिनोमियल पढ़ाया था और पुरानी बुक का चैप्टर नंबर 4 दोनों मिला के एक नया बना दिया। तो मैं ये कहूंगा कि मैंने तुमको आधा ही पढ़ा रखा है। कैसे? क्योंकि पुरानी बुक से पढ़ाया तो पॉलिनोमियल वाला हिस्सा पढ़ा दिया था, और फिर आइडेंटिटीज पढ़ाई थी तो आइडेंटिटी का तो पूरा चैप्टर ही अलग कर दिया उन्होंने, वो मैंने आपको करा भी दिया, है ना। बट उसमें भी हमारा एक चैप्टर रह ही गया, जैसे पुरानी बुक का चैप्टर 4, तो उन्होंने पुरानी बुक का चैप्टर 2 और चैप्टर नंबर 4 मिला के एक चैप्टर बना दिया, लीनियर पॉलिनोमियल। पहले पॉलिनोमियल अलग था और लीनियर इक्वेशन अलग था, ठीक है। पर ठीक है, हम लोग आइडियली कुछ दिन तो पहले उसकी रिवीजन करेंगे। रिवीजन इन द सेंस तुम लोगों से सवाल पूछूंगा, तुम लोग अपने डाउट पूछ सकते हो, है कि नहीं। और हो सकता है कि 2 दिन छोड़ के फिर हम लोग मैथ का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैथ के बाद फिर हम वापस से क्या आएंगे, साइंस पे आएंगे। वो भी मुझे देखना है साइंस का क्या पढ़ाना है। टिश्यू हो सकता है टिश्यू पढ़ा दें, और हो सकता है कि टिश्यू पढ़ाना है। हाँ, बायोलॉजी का यार, बायोलॉजी एक चैप्टर नहीं हुआ, क्यों? सेल नहीं पढ़ाया मैंने। फिजिक्स का क्यों पढ़ाया चैप्टर? अबे तीनों मैंने एक पढ़ा दिया बच्चा। मैंने बायोलॉजी में सेल पढ़ाया, फिजिक्स में मोशन पढ़ाया, केमिस्ट्री में मिक्सचर पढ़ाया। ऐसे कैसे कैसे? अब देखते हैं, या तो बायोलॉजी का चैप्टर टिश्यू पढ़ा सकते हैं, बट उससे पहले मैथ होगा बीच में एक चैप्टर, और नहीं तो मेरे दिमाग में ये है कि आई थिंक फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर है आपके फिजिक्स में, हो सकता है वो भी पढ़ा देंगे। देख लेते क्या पढ़ाएंगे, है ना, वो मैं डिसाइड करूंगा। अल्टीमेटली यहाँ सिलेबस खत्म करना है ना भाई।